गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। मंडे मुबारक। और आज का दिन जिस पे हम बात करेंगे सबसे पहले सऊदी अरब की और खलीजी ममालिक की, जहां पर आज पहला रोज़ा है। यानी रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रहते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा, लेकिन ज़रा थोड़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ हमारे सामने हैं कि जब सऊदी अरब में चांद नजर आ जाए तो नेक्स्ट डे तो हमारे यहाँ ईद हो ही जाती है। ऐसे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा पाकिस्तान में होगा। एक्सपेक्टेशन से है, बट ऑब्वियसली रात को रहते हिलाल कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद ही मामला सामने ऐलान होगा चांद नजर आने से मुताल्लिक। और अगर हम बात करें कतर, कुवैत, खलीजी ममालिक, तो वहाँ पर भी आज पहला रोज़ा है। अमरीका, कनाडा, यहाँ पर भी आज यकम रमज़ान है। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में बात करें तो पहला रोज़ा कल होगा। ब्रुनाई, दारुल इस्लाम, सिंगापुर, फिलीपींस, यहाँ पे यकम रमज़ान 12 मार्च को। और इसी तरह अगर इस खत्ते की बात करें यानी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, तो आज रमज़ान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अब ऐसे में अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सादत की बात होती है उन सब के लिए जो कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ या रमज़ान मुबारक के जो लम्हात हैं वहाँ पर स्पेंड करते हैं। और जब कल हमने मनाजिर देखे, लाखों नमाजियों ने माह रमज़ान की पहली तरावी वहाँ पर पढ़ी, इसकी सादत हासिल की। मस्जिदुल हराम में नमाज़ों ने तवाफ़ की सादत भी हासिल की। और इस मुबारक महीने के आगाज़ पर अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा कर दुआएँ की। मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद कुबा, यहाँ पर भी नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर देखने में आए। इस वक्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं मस्जिदुल हराम, और जब तरावी की नमाज यहाँ पर अदा की जा रही थी, लाखों फर्जंदान इस्लाम यहाँ पर मौजूद थे। मैं फिर कहूँगा सबीन, वो जितने लोग यहाँ पर इस वक्त लाखों मुसलमान जो मौजूद हैं, दे आर ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने इनको यहाँ पर बुलाया अपने घर में, दैट टू इन दिस होली मंथ ऑफ रमज़ान। हमेशा हम कहते हैं ये लोग खुद खुशकिस्मत लोग हैं, खुश नसीब। मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं सबीन, मैं उनसे बार-बार यही कह रहा था कि बस दुआएं बहुत सारी दुआएं उनके लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे मुल्क को इस वक्त दुआओं की बहुत ज़्यादा बेशक ऐसे ही है। अच्छा, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ज़ाहिर जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान में रोते हिलाल कमेटी का इजलास होगा और पाकिस्तान में ज़ाहिर रमज़ान की अब तैयारी जब तैयारी की हम बात करते हैं सबीन, कल संडे द लास्ट संडे जिसमें हम देखते हैं रमज़ान से पहले कि रश बहुत होता है मार्केट्स का, स्पेशली रमज़ान के जो बाजार सजते हैं, खरीदो फरोख्त के लिए लोग जा रहे होते हैं कि चीज़ें वगैरह खरीद सकें। लेकिन ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस भी बताएं, लोग भी इससे रिलेट कर सकते होंगे। महंगाई की एक लहर है। बिल्कुल ऐसे सबीन, प्याज टमाटर 300 से ऊपर है। एग्जैक्टली जो एक नॉर्मल चीज़ है ना, जो कि घर के अंदर आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, जिसके बगैर ज़ाहिर है आपकी हांडी घर की मुकम्मल नहीं होती है, वो इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों की क़ुव्वत खरीद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऑब्वियसली इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ट्रिपल सेंचुरी प्याज ने कर दी है। बिल्कुल ऐसे सबीन, 1680 रुपए धड़ी तो मिल रहा है सस्ते बाजार में, और बाहर तो और महंगा मिल रहा है। टमाटरों की कीमत अगर देखी जाए कराची में 250। अच्छा, इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में टमाटर 160 था, लेकिन कराची में बहरहाल महंगा था। और इसी तरह क्वेटा में बात करें तो आलू और प्याज की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। केले की बात करें कहीं पर 300 मिल रहा है, कहीं पर 250 मिल रहा है। कीनू की बात करें 300 रुपए का वो हो चुका है। फल हो या सब्जियां हो, कीमतों में इजाफा और शहरी खासे परेशान हैं। लोग कैसे खरीदें, वाकई लोग कैसे खरीदें? मैं ऑनेस्टली अगर ये बात करूँ, बाकी ममालिक की अगर हम बात करें, वहाँ पर ऑनेस्टली जितने भी मुसलमान हैं उन सब के लिए कि उन्होंने बदार है, उन्होंने रोज़ा रखना है, उनके लिए कीमतों में इतनी रियायत कर दी जाती है कि वो ईजिली उनको हर चीज़ अवेलेबल होती है, एक्सेस होता है, वो उन चीज़ों को ख़रीद रहे होते हैं। लेकिन अपने मुल्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रमजान आने की बात होती है और गरीब परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। क्या करें आप सभी? और प्राइस कंट्रोलिंग कमेटीज नजर नहीं आ रही होती हैं कि आप अगर मंडियों में जा रहे हैं वहां पर भी अपनी अपनी मर्जी के रेट लगाए चले, वहां पर कुछ हम देखते हैं कि थोड़ी मैनेजमेंट होती है। लेकिन अगर आप गली मोहल्लों की अगर बात करें, अपनी मर्जी के रेट है हर जगह पर, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिससे गरीब आवाम तो पिस गई है। अब मैं गरीब आवाम की भी बात नहीं करूंगी, मिडिल क्लास तबका तो एक तरह से खत्म ही होता जा रहा है, वो तो नजर नहीं आ रहा है। और सभी जो आपने बात की ना प्राइस कंट्रोल कमेटीज की, जैसे हम कराची से मुतालिक देखते हुए हैं, पिछले 2-3 रोज से खबर चल भी रही थी कि वहाँ का जो बाजार है, जहाँ कमिश्नर कराची ने एक लिस्ट अवेजा कराई है, उन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बेची जाएंगी।
तो ताजिर बिरादरी ने हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा हम दुकानें नहीं खोलेंगे। अब इमेजिन कि ताजिर बिरादरी भी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कहते हैं हम दुकानें नहीं खोलेंगे, हम बाजार नहीं सजाएंगे। ज़रा इस मामला कुछ ना कुछ आगे तो बढ़ गया, लेकिन फिर भी ऐसे मसाइल भी होते हैं। अब ऐसे में जब ये ऐलान किया जाए हुकूमत की तरफ से कि हम अपने रिलीफ पैकेज, रमज़ान रिलीफ पैकेज को 7 अरब से बढ़ाकर 12 अरब पे लेकर जा रहे हैं, तो ज़रा सवाल होता है कि ये ऐलान अपनी जगह, ये रिलीफ पैकेज अपनी जगह, लेकिन अगर आवाम से पूछें, सवाल करें, तो वो कहते हैं सब्सिडी उनको नहीं मिल रही है। सब्सिडी से भी ज़्यादा उनको उनके ये मुतालबा होता है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो एक्टिव हों और ये देखा जाए कि कुछ चीज़ महंगी ना मिले। अच्छा, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्री प्लानिंग कब होगी चीज़ों के, हम पहले कब से प्लान करना शुरू कर देंगे ताकि लोगों को रमज़ान के दौरान इस तरह की ख्वारी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पिछले रमज़ान में हमने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे, नाखुशगवार वाक़यात थे जिनको रिपोर्ट करते हुए दिल दहला जाता था इंसान का कि एक आटे की बोरी के लिए क्या से क्या होता जा रहा था, और हमारे सामने सारी सिचुएशन थी। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, क्योंकि ऐसे आपका दिल बहुत अजीब सा हो जाता है सुबह सुबह, लेकिन वी रियली होप कि इस मरतबा जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी बेहतर हो, काफ़ी अच्छा हो, मैनेज्ड हो, लोगों को लंबी लंबी कतारों में ना लगना पड़े रोजा रख के, और लोगों के लिए वाकई आसानी क्रिएट हो। अगर वो अपने लिए एक आटे का थैला लेने के लिए जा रहे हैं तो उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, इस चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पहला इम्तिहान है इस मुंतखब हुकूमत का, ये रमज़ान, ये वाकई पहला इम्तिहान है उनके लिए, कैसे वो इस पर चीज़ें बेहतर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात मौसम की करते हैं, और आज पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं कराची की बात पहले कर लूँ। सबीन, कराची की अगर बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे हैं वहाँ पर, और सदर, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद और इसके अलावा बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर भी हल्की बारिश हुई है। इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान है, बादल आए हुए हैं और नॉट जस्ट इन इस्लामाबाद बल्कि महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर, लड़का, नदाद, जैकबाबाद और सिंध के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। अगर बालाई इलाकों का जिक्र करें तो पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। गवादर में मूसलाधार बारिश हुई है और वहाँ के नशेबी इलाके एक बार फिर ज़ेरे आब आ चुके हैं, सड़कें डूब गई हैं, मुतादिद मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। पशीन में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है और कुछ ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं आसमानी बिजली गिरने से, और एक बच्चे समेत 2 अफराद हुए हैं, मुतादिद मवेशी भी हलाक हुए हैं। क्वेटा, चमन यानी बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ 14 मार्च तक बारिशों की पेशगोई की गई है। नदी नालों में तोग़यानी की वार्निंग जारी की गई है और पहाड़ों पर भी बर्फबारी का इम्कान है। तो ओवरऑल आज मुल्क भर में मौसम कुछ ऐसा रहेगा कि बाज़ इलाकों में बारिश होगी और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ठंड वापस आ गई है। हाँ, एक तरह से एकदम बीच में, क्योंकि मौसम बड़ा चेंज हो गया था शुएब, और अब अचानक से मौसम जो है वो वापस ठंडा होना शुरू। अच्छा, जहाँ जहाँ बारिशें नॉर्मली नहीं होती वहाँ भी बारिशें होने। अगर हम यूएई की बात करें, वीकेंड पर शदीद बारिशें हुई हैं और उसकी वजह से आमदोरफ्त का निज़ाम मुतासर हुआ। कई इलाके ऐसे दुबई के या अबू धाबी के जहाँ पर शरह ज़ेरे आब आ गई, कई परवाज़ें मुतासर हुई और बाज़ इलाकों में शदीद बारिश के दौरान ओले भी पड़े। और बारिश की शिद्दत कम होने के बाद एक ऑपरेशन, क्लीन अप ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। तमाम हुकाम ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने और सी व्यू की तरफ रुख ना करने की हिदायत जारी की। कॉर्नर्स की तरफ ना जाएं, ऐसे स्पेसेस की तरफ ना जाएं जहाँ पे मसला ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल, ये तो बात हमने की यूएई की। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें वो शामिल करते हैं और अब बात करते हैं गूगल की। कैलिफोर्निया में वाकई गूगल की नई इमारत, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ थी सबके लिए, बिकॉज हम हमेशा बात कर रहे होते हैं और गूगल की नई इमारत के मुलाजमीन वाईफाई के नाकिस नेटवर्क से परेशान हैं। काम करने में उनको दिक्कत पेश आ रही है। अपने नए और अहम तरीन प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किया है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर तवज्जो मरकूज करने के लिए अपने मुलाजमीन को इस इमारत में उन्होंने मुंतकिल किया, जिससे उनकी देखा जाए तो खुद डिज़ाइन कर सकें, सारी चीज़ें उन्होंने प्लान की कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ सके। लेकिन वहाँ पर जब गए तो ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। तमाम खबरें आ रही हैं कि इमारत में वाईफाई का सिस्टम कई माह से दुरुस्त तौर पर काम नहीं कर रहा था और मुलाजमीन को अपने लैपटॉप हर वक्त केबल के साथ अटैच रखना पड़ते थे। अब कई मुलाजमीन ऐसे हैं कि अपने इंटरनेट के हुसूल के लिए उन्होंने हॉटस्पॉट उसका सहारा लेना उन्होंने शुरू कर दिया कि उसको थ्रू काम किसी तरह से करें। अच्छा, अब ये भी एक चीज़ सामने आ रही है कि कंपनी के जो मैनेजर्स हैं अब मुलाजमीन से ये कह रहे हैं कि वो बेहतर वाईफाई नेटवर्क के लिए इमारत से मुल्क जो उसके साथ जो कैफ़ेज़ हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और ताकि कुछ को नए लैपटॉप दिए जिनके पास वाईफाई चिप जिसके अंदर लगी हुई है, ताकि उनको इस मुश्किल से निकाला जा सके। एग्जैक्टली, चलें आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम दिखाते हैं हवा में मुअल्लक एक फुटबॉल ग्राउंड।
ये चीनी शहरी हैं जो आसमान की बुलंदी में फुटबॉल खेल रहे हैं। हवाई मोहल्ले के फुटबॉल मैदान, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और इस पर सारिफीन भरपूर हैरत का इजहार कर रहे हैं। वीडियो में नजर आने वाला ये फुटबॉल फील्ड इन द स्काई चीनी सूबे शीजियांग के शहर योकांग में वाक़ है और इसमें शहरियों को खूबसूरत परफज़ा मकाम पर फुटबॉल खेलते हुए एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है। सभी मैं क्वेश्चन है इसके, अगर फुटबॉल कितनी बार गिरेगा राइट लेफ्ट इधर उधर, कौन लेकर आएगा? अच्छा, ये कैसे होगा? और दूसरी बात ये कि क्या सेफ्टी है यहाँ पर कोई? सेफ्टी तो इंश्योर करने की पूरी कोशिश की गई है। कैसे की गई है? नजर तो नहीं आ रही है सेफ्टी इंश्योर करने की। वो साइड पे कुछ लगाया होगा ना। अच्छा, ओके, लेकिन नेट कट भी तो सकता है। दिख नहीं रहा ऑब्वियसली, लेकिन चले नई नई चीजें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं। मे बी रेगुलर यूज के लिए तो नहीं होगा, इट्स अनसेफ, बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ सोच के ही किया गया होगा। यही सोच के किया गया था कि वायरल होंगे। चले नई नई चीजें सामने आती हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। चल आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और खबरें वो शामिल करते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं गज़ा। रमज़ान का आगाज़ हुआ और आप ये देखिए कि इस्राएली मज़ालिम में कमी नहीं आई। इस्राएली फोर्सेस जनूबी गज़ा में पनाहगज़ीन कैंप पर उन्होंने हमला किया है। ख़ातीन और बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और शहदा की जो मजमूई तादाद है वो 31,045 हो गई है। कहत की सूरत हाल है। शुमाली गज़ा में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी भूख से जाँ बहक हो गए हैं और भूख से मरने वालों की मजमूई तादाद 25 हो चुकी है। और इसराइली वज़ीर आज़म का रवां साल मज़ीद फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी का इंदिया ये भी सामने आया है। जेलों में कैदियों के लिए जगह खाली करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। यानी जो जुल्म और बर्बरियत है उसकी मिसाल रकम कर रहा है इसराइल। और रमज़ान मुबारक का आगाज़ भी कैसा हुआ गज़ा में कि वहाँ पर जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ गर्म कर रखा है इसराइली फोर्सेस ने, कैसे ग्राउंड ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा है। और जब हम गज़ा की बात करते हैं, जब हम इसराइली जुल्म की बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया जा रहा है, उनके लिए दुआएं भी की जा रही हैं, कोशिश भी की जा रही है कि किस तरीके से इसराइल के मज़ालिम को रोका जा सके। और ऐसी ही एक कोशिश यानी इज़हार यकजहती की कोशिश वैली स्कूल ऑफ आर्ट ने कराची में की है। और इस इदारे के एक स्टूडेंट ग्रुप ने स्टूडेंट वीक के मौके पर सीव्यू पर एक मुजस्समा बनाया, रेत से बना टेडी बियर। ये मुजस्समा गज़ा के शहदा के एजाज़ में बनाया गया है। टेडी बियर मुजस्समे का आइडिया फ़ोटो जर्नलिस्ट मुमताज़ अजीज़ा के वीडियो से लिया गया है। हम सब जानते हैं मुमताज़ अजीज़ा जिन्होंने जो इसराइली जुल्म बर्बरियत गज़ा में जारी रही, कैसे उन्होंने पूरी दुनिया तक उसको पहुँचाया। और जब जब उनके पास से कोई फुटेज आती थी वो पूरी दुनिया तक जाती थी। अब ज़ाहिर वो खुद वहाँ से आ चुके हैं वापस, लेकिन उनकी जो वीडियोज़ हैं वो आज भी हम देखते हैं कि कैसे सर्कुलेट हो रही होती हैं। और एक वीडियो आई रिमेंबर, ये जो आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, कैसे वो एक इमारत मुनहदिम थी जिस पर हमला हुआ था और कैसे एक टेडी बियर को लहरा कर उन्होंने बताया था कि इस टेडी बियर के साथ जो बच्चे खेलते थे उन बच्चों के ख्वाब दफन हो गए। और ऑब्वियसली बहुत पेनफुल था हम सब के लिए इस मंजर को देखना, इसको एक्सप्लेन करना। और स्पेशली अभी जब रमज़ान की आमद है तो लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके लिए आसानियाँ क्रिएट की जा सके। तो अपनी अपनी कोशिश है हर शख्स की कि किस तरह से वो आगे बढ़ सके, वो इनके लिए कुछ कर सके। लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी में ऑब्वियसली सब कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं 2 ऐसे काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से जिन्होंने खला में हीलियम गैस से भरा गुब्बारा भेजने का कारनामा सर अंजाम दिया है। प्रोजेक्ट स्काई नामी इस मिशन में लॉन्च किए जाने वाले गुब्बारे पर सेंसर्स और ट्रैकिंग सिस्टम्स, जदीद कैमरे और दीगर जदीद आलात नस्ब हैं और इसके ज़रिए मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक डाटा हासिल किया जा सकता है। और इसके ज़रिए मुल्क की तारीख में पहली बार ओजोन लेयर का डाटा मुरतब किया जाएगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए और क्या क्या हासिल किया जा सकता है और बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप सबको इसके हवाले से गाइड करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दोनों स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मोहम्मद इमाद एंड लिंता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा इमाद, लिंता, आप दोनों में से कोई भी पहला जवाब देना चाहे, प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा बताइएगा, एलैबोरेट कीजिएगा कि एक्चुअली क्या है, कब भेजा और आगे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो था, हमारे जो प्रोजेक्ट लीड थे सर दानियाल, उन्होंने 2 साल पहले जो हमारे सीडर स्कूल एंड कॉलेज के करंट CEO हैं सर रॉक मार्टिन, उनको पिच करा था। और ये उनका इसलिए आइडिया था करने का बिकॉज ये पहली बार हुआ है प्रोजेक्ट, कभी पाकिस्तान में कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट नहीं होता और बाहर के मुल्क यूरोप एंड USA में ऐसे प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं। तो ये आइडिया जब सर रॉक को पिच हुआ तो उनको ये आइडिया बहुत अपील हुआ और उन्होंने आगे इसको एग्जीक्यूट करने पर पूरी मदद करी हमारे प्रोजेक्ट लीड जो सर दानियाल थे।
उसके बाद लाइक साथ में हमारे कुछ सीनियर मेंबर्स भी थे ऑफ द टीम लाइक अनस रुवानी एंड रोहाब, जिन्होंने लाइक इस प्रोजेक्ट का जो हार्डवेयर था, जो डेटा लॉगर था हमारा, जो कि हमने डाला था इस पेलोड के अंदर, जो कि ऊपर गया था, उस पर बनाने में मदद करी थी। और अभी कुछ रिसेंट मेंबर्स जैसे कि हुरिया, हादी एंड मुसब, इन सब ने भी हमारे साथ मिलकर सारा काम करा था टू लाइक फाइनलाइज दिस प्रोजेक्ट। तो ये भेज दिया या वापस भी आ गया? पाकिस्तान ये वापस भी आया। लाइक हमने जब इसको साथ एक पैराशूट सिस्टम भी लगाया था, जिसकी वजह से इसका रिटर्न पॉसिबल हो सके वंस इट वेंट इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का फ्लैग वेंट इन, दिस वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का फ्लैग वेंट इन स्पेस। सेकेंडली फर्स्ट टाइम हमारा पाकिस्तान का एटमॉस्फेरिक वेदर डाटा हमारे पास आया है। मतलब हमारे जो डाटा लॉगर था उसमें सेंसर्स अटैच थे, जैसे प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सेंसर्स थे, साथ में यूवी लाइट सेंसर्स थे। उससे हमारे पास ये आया है कि हमारी पोल्यूशन का लेवल क्या है सदर्न सिंध के ऊपर, और इसके अलावा ऊपर हमारी ओजोन लेयर जो है वो इंटैक्ट है। ये हम लोगों ने अपने वेदर डाटा से जो है पता किया है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ एक्सप्लेन कीजिएगा इसको, जो डाटा आपने हासिल किया, आपने ओजोन लेयर का भी इसमें जिक्र किया कि वो इंटैक्ट है, तो हमने क्या क्या डेटा इससे हासिल किया और उससे हम कैसे मदद हासिल कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को समझने के लिए, बेहतर करने के लिए? जो हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और प्रेशर सेंसर है, इससे हमें पता लगा है कि हमारे पॉल्यूशन लेवल्स कैसे हैं। जिस तरह हमारे पास हमारे पेलोड के अंदर -20 डिग्री सेल्सियस जो है हमने सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है एट अ हाइट ऑफ 40,000 फीट। इस हाइट पर हमारे पास एक लोएस्ट टेम्परेचर आया है। उसके साथ साथ हमारे पास पोल्यूशन लेवल्स का आइडिया हुआ है हमें, क्योंकि हमारे उसमें जो सेंसर्स थे उससे हम लोगों ने एक आइडिया लगाया है कि मतलब आइडियल ये होना चाहिए, और हमने जो रिकॉर्ड किया है वो इस तरह से। तो ऐसे हम लोगों को आइडिया होगा कि हमारे जी बात मुकम्मल कीजिएगा। हमारे पोल्यूशन लेवल्स का हमें इस तरह से आइडिया हो रहा है, हमारे पास इससे हमें आइडिया हो रहा है कि हमारे पोल्यूशन लेवल्स कितने हाई हैं। तो पोल्यूशन हमारी काफ़ी हाई आई है, लेकिन जो है हमारी ओजोन लेयर अभी तक ख़राब नहीं हुई है, हम लोग यूवी रेस से अभी तक सेफ़ हैं। ओके अच्छा, इससे पहले आपने कहा कि पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार गया स्पेस में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इससे पहले 2 बार जा चुके हैं पाकिस्तान का फ्लैग। एक बार सिर्फ फ्लैग भेजा गया, फिर नमीरा सलीम खुद लेकर गई। तो मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि पहली बार स्पेस में गया, व्हाट डज दैट मीन? बेसिकली पाकिस्तान का फ्लैग नियर स्पेस बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पहली बार गया है। इससे पहले आज तक अभी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने इस तरह से फ्लैग को इतना हाइट पे नहीं भेजा। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स एन अचीवमेंट। अच्छा, कैसे आइडिया कैसे आया कि हमें इसी प्रोजेक्ट पर ही काम करना है? बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, माशाल्लाह यू गाइस आर वेरी टैलेंटेड। तो क्या सोचकर आपने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया? बेसिकली ये आइडिया हमारे जो टीम लीड थे दानियाल, उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने 2 साल पहले उनको ये आइडिया आया, उन्होंने देखा था कि ऐसे जो है छोटे छोटे लोग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें लोग भेज रहे होते हैं, जिस तरह कोई ब्रेड भेज रहा है स्पेस में, कोई कुछ भेज रहा है, कोई अपनी पिक्चर्स वगैरह भेज रहा है। तो हमने सोचा हम क्यों नहीं कर सकते ये। पाकिस्तान में आज तक इससे पहले ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं हुई है, तो दानियाल ने सोचा कि हमें भी इस तरह से कुछ भेजना चाहिए स्पेस में। अच्छा इमाद, चैलेंजेस क्या रहे इस दौरान और कितना इसमें एक्सपेंस आया? जी, इसका अराउंड हमारा 1.5 से लेकर 2 मिलियन का था एक्सपेंस पूरा, जो कि पूरा सीडर्स कॉलेज एंड स्कूल ने फंड करा था। और साथ साथ में लाइक जितनी चीज़ें थी, लाइक इसका लाइक हमारे हीलियम की गैस हो गई वो, और हमारे जितने कंपोनेंट्स थे लाइक जो कि पेलोड के अंदर थे, वो सब हमने बाहर से इंपोर्ट कराए। ये भी सब सीडर्स स्कूल एंड कॉलेज ने फंड करा था। लाइक जैसे कि हमारी हीलियम गैस थी, हमने यूएई से इंपोर्ट कराई थी। हमारा जो वेदर बलून था जो हमने यूज़ करा था, वो हमने यूरोप से करवाया था। और साथ में हमारे जितना लाइक वो थे ना अंदर पीटीएच सेंसर्स वगैरह, वो भी हमने यूरोप से इंपोर्ट कराए थे। इवन हमारा जो डेटा लॉगर था वो चाइना से मैन्युफैक्चर होके लाइक इधर आया था, जिसका डिज़ाइन हमने लाइक करा था, लेकिन वो फिर चाइना से मैन्युफैक्चर होके आया था। सही हो गया। अच्छा, आगे अब क्या इरादा है, क्या नया करने का इरादा है, या इसी में कोई इनोवेशन लेकर आएंगे? व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट यही है कि या तो हम इसी रिकॉर्ड को दोबारा बीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे अपना लाइक टाइम इन्वेस्ट करें। बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं लोगों को लाइक एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं ऑफ साइंसेज, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउअडेज। बिल्कुल ऐसे जी, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। इमाद और लैथ साथ मौजूद थे, हमसे इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक डिटेल से बात कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया और उन्होंने सदारती इलेक्शन में 411 वोट लेकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान चकजई साहब को भारी मार्जिन से शिकस्त दी और 181 वोट उनको हासिल हुए। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के बाद सदारती इलेक्शन भी मुस्तरद कर दिया है और PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि उनके पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी। आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से विराजमान होना आइन की पामाली है। और दूसरी जानब PTI ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एक बार फिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम बात कर लेंगे। क्या PTI की सोच है, PTI क्या करने जा रही है? इस वक्त PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शौकत साहब, जब हम सदारती इंतखाब की बात करते हैं, आपके उम्मीदवार महमूद खान चकजई साहब, उन्होंने तो इसको खुशाइंद भी करार दिया इस माहौल को। उन्होंने कहा कि सब पुरअमन तरीके से हुआ, उन्होंने कहा कोई वोट बिका नहीं। तो वो आपके सदारती उम्मीदवार जब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो PTI एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही इसको, इस इंतखाब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन सदर कोई भी होता, देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात है, जो मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं, उसकी तरफ देखना पड़ेगा। अब हुकूमत सिर्फ एक रमजान पैकेज का नाम देकर अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे बताएं। यूटिलिटी स्टोर ये कोई नई बात है? ये यूटिलिटी स्टोर पे इतने की चीजें मिलेगी, इतना परसेंट मिलेगी, सारे करप्शन में जाएगा ये पैसा, कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी जो इस वक्त फैसला किया गया कि 7 अरब से बढ़ाकर 12 अरब की जो सब्सिडी दी जा रही है यूटिलिटी स्टोर में, आप कह रहे हैं वो सारा करप्शन की नजर हो जाएगा? देखिए, वो आटे में नमक के बराबर है ना, कितने लोगों को फायदा होगा? ये करोड़ों आवाम का मुल्क है और करोड़ों आवाम के मुल्क के साथ ये मजाक के जी बस जाए यूटिलिटी स्टोर में आपको सस्ती चीज, यूटिलिटी स्टोर में ना आपको घी मिलेगा, ना आपको आटा मिलेगा, जो काम की चीजें वो तो आपको एक भी नहीं मिलेगी। और लोगों को कतारों में खड़ा कर, रमजान आ रहा है, रमजान में लोग कतारों में खड़े रहेंगे या अपनी मजदूरी करेंगे। तो अच्छा शौकत साहब, जहाँ पे आपने मुल्की हालात की जो आपने बात की है, वहीं पर जो आप लोग धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका भी तो कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा मुल्क को, या उसका कोई फायदा नजर आ रहा है? अब फिर गिरफ्तारियां भी, कल भी देखे गिरफ्तारियां हुई हैं, तो इसका क्या फायदा हो रहा है PTI को? देखिए, असल बात यह है कि हमें आवाम ने वोट दिया है और आवाम ये हमें ताना देती है कि जी हमने वोट तो आपको दिया, अगर महंगाई आ रही है तो हमने तो वोट आपको दिया, हमने इनको तो नहीं दिया। तो हम क्या करें? हम तो कोई कानून का आइन और कानून से बारतर बात तो नहीं करते। अगर इस मुल्क में जमहूरियत है, हाँ, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है? स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए अब PTI को? ये तो मतलब ये तो बिल्कुल वर्किंग ही नहीं कर रहा एक चीज। देखिए, हम असम्बलियों में बैठ के बाकायदा असम्बली में भी आवाज उठा रहे हैं, हम अदालतों में भी गए हैं और अब आवाम के पास भी जा रहे हैं। और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मुजाहरे हुए, एहतजाज हुआ, पुरअमन एहतजाज हुए, पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज हुए। मैं सिर्फ KP की बात कर लेता हूँ कि जहाँ पे 2 दफ़ा आप लोगों की हुकूमत रही है और वहीं से मुताल्लिक अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला KP, वो ये कहते हैं कि 10 साल में 1000 अरब का कर्जा चढ़ा है KP पर। वो कहते हैं कोई एक तरक्याती मनसूबा नज़र नहीं आया उनको। हुकूमत तो सिर्फ PTI की थी और अभी आपके वज़ीर आला ये बात कर रहे हैं। नहीं, देखें, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की है। देखें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, 4 यूनिवर्सिटियाँ तो सिर्फ स्वात में बनी हैं। इसके अलावा आप ये देखें कैडेट कॉलेजेस बने हैं, ये BRT बनी है, मोटरवे बना है स्वात। तो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है फिर? नहीं, उन्होंने ओवरऑल बात की कि देखिए हमारे पास सब वो भी आया ना, फाटा अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है और फाटा को वो हकूक नहीं दिए गए जो देने चाहिए। बदकिस्मती से जब से हमारी हुकूमत गई है, फाटा को वो अहमियत भी नहीं दी गई और ना उनको वो फंड दिया गया कि वो अपने जो है ना मुश्किलात उस पर ओवरकम करें और बेहतर से बेहतर लाइफ गुजारें। नहीं, तो जो बात उन्होंने फिर KP से मुताल्लिक किए, तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक, आपको लगता है कि वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और है? फिर वो सिर्फ फाटा से मुताल्लिक बात हो रही है? वो मैं बता रहा हूँ कि वो उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि हमारा जो फंड है, तरक्याती फंड, देखिए जब आपके पास फंड होता है ना, तरक्याती काम जारी रहते हैं। ये 2 सालों से हमारा जो है तकरीबन कोई 15,000 अरब रुपए जो है ना वो कर्जा चढ़ गया है वफाक के ऊपर। अब ये कर्जा उन्होंने देना है तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हम कहते हैं जी बहने दो।
अच्छा, अब जाहिर है ऐसे में वफाक के साथ तो मिलकर चलना होगा। आपकी हुकूमत है, आप केपी में अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब अभी भी जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं, बड़े एग्रेसिव हैं, नजर नहीं आ रहा कि अभी भी वो वफाक के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। तो फिर कैसे फंड्स मिलेंगे, फिर कैसे काम होगा? दोबारा से मामला तो वहीं पे आकर रुक गया ना। हम अगर सूबे के हकूक की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक तो ज्यादती हुई, हमारा मैंडेट चोरी हो, उसके लिए आवाज उठाएंगे। दूसरा, इस सूबे के मसाइल हैं, इस सूबे के फंड हैं, तरक्याती फंड जो वफाक ने देने हैं हमें, अगर हम उनकी बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम उनको क्या करेंगे? उसके लव लेटर लिखे उनको कि जी आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपका चेहरा हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए पॉइंट अभी भी वो है, जाहिर है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, बात होगी तरीके से, एक वर्किंग अच्छा गुड वर्किंग रिलेशनशिप होगा, तभी तो मामलात आगे बढ़ेंगे ना। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे तो फिर तो जाहिर है बहस मुबाहिसे में जैसे हमेशा से इस मुल्क के साथ होता रहा है, हर सूबे के साथ वही होता रहेगा। हमने तो ये नहीं कहा केपी का आई लव यू और आगे से वफाक के आई लव यू टू। अली अमीन गंडापुर साहब बड़े समझदार, क्योंकि वो एक दफा सूबाई वजीर रहे, एक दफा वफाकी वजीर रहे, और उनके मामलात को भी समझते हैं, वफाक के सूबे के मामलात को भी समझते हैं। मेरे ख्याल से वो बड़े बैलेंस बात करते हैं। वो एक तरफ जब अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हैं तो दूसरी तरफ वो जरूर कहते हैं कि सूबे के हकूक के लिए वो वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार है। तो देखें, हर चीज को अपने कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। अब वफाक को ये बात क्यों बुरी लगती है? वो ये कहते हैं कि सूबे के हकूक पे मुझसे बात करें, वज़ीर आज़म बुलाए मैं जाऊंगा, वज़ीर आज़म मीटिंग बुलाए मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा। अब ये तो नहीं है कि हमने हुकूमत बना ली तो हमने कोई बहुत बड़ा कसूर किया है कि हम उनके पैटर्न पे चलें या उनके विकेट पे पिच यानी यूसुफ ज़ई साहब, अगर वज़ीर आज़म साहब बुलाते हैं तो वज़ीर आला साहब जाएंगे? बिल्कुल, अगर सूबे के हकूक के लिए, वैसे डंडामारी के लिए नहीं कि वो कहें कि जी आ जाओ मैं आपको बुला रहा हूँ, मैं चूंकि वज़ीर आज़म हूँ, ये नहीं। आप अच्छा। अगर सूबे के हकूक के लिए बात करते हैं, चारों जाएंगे बैठेंगे तो ही बात होगी ना, खुल जाएंगे। ये तो अली अमीन साहब ने शुरू दिन से। अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हम तो ये बड़ा क्लियर बात है, पार्टी का फैसला है कि जब तक मैंडेट वापस नहीं होता हम अपना तीनों जगहों पे अपना एहतजाज जारी रखेंगे। असम्बली के अंदर भी असम्बली नहीं छोड़ेंगे, असम्बली के अंदर रहकर अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, और जहां हुकूमत गलती करती है उसकी बिल्कुल निशानदेही करेंगे। जैसे महंगाई है, अब सड़कों पर भी एहतजाज जारी रखेंगे। बिल्कुल, अगर कर्जे लिए जा रहे हैं तो कर्जे तो मुल्क के लिए होते हैं ना, अवाम के लिए होते हैं। कर्जा अवाम नहीं अदा करना होता है, तो क्या ये पैसा अवाम पे खर्च हो रहा है कि नहीं? सिर्फ आटे की बोरी के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के ये कह दें कि जी हमने आटा जो है वो फ्री कर दिया है, अवाम के लिए सस्ता कर दिया है। भाई आपकी जेब से तो नहीं जा रहा है ना। यूसुफ ज़ई साहब, इस पे सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। रिलीफ का आगाज दायरा भी हुआ है। आई थिंक हमें एक ऐसा बिलीफ नहीं रखना चाहिए कि सब कुछ गलत ही होगा। हो सकता है चीजें बहुत बेहतर की तरफ जाएं, और अगर नहीं जाएंगी तो उनकी निशानदही करना बिल्कुल आवाज उठाएंगे, आप ओपोजिशन भी आवाज उठाए, हम भी बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ तनकीद तो नहीं। आपको बताऊं, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग है, वरना बेनजीर इनकम सपोर्ट का पूरा डेटा मौजूद है। अच्छा। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा है कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को ना कतारों में खड़ा करते हैं, हम सबको जो है ना पैसे उनके अकाउंट में भेजते हैं। तो हमने फैसला किया और यकम रमजान से वो शिफ्ट हो जाएगा, सबको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छा स्टेप है, और जो अच्छा स्टेप है उसे अप्रिशिएट करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत ज़ई साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। PSL सीजन 9 दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इवेंट के 28वें मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और लाहौर कलंदर्स की बात करें, पहले बैटिंग की, मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 59 और कप्तान शाहीन आफरीदी 55 रन के साथ नुमाया रहे, लेकिन जवाब में ग्लैडिएटर्स ने हदफ आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। अच्छा, वैसे ये आखिरी गेंद पर हदफ पूरा करने वाला काम हम देख रहे हैं। परसों भी कराची किंग्स ने ऐसे किया, वसीम मलिक का चौका, सॉरी शुएब मलिक का चौका, वसीम मलिक मेरे माइंड में क्यों आया? शुएब मलिक का। अच्छा, मोहम्मद वसीम जूनियर का बरल छक्का कल का, उसकी हम बात जरूर करते हैं कि टीम को फतह उन्होंने दिलाई। और इसके साथ ही प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने वाले चारों टीमों का लाइनअप मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें मुल्तान सुल्तान्स भी है, पेशावर ज़ल्मी भी है एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड भी है। तो अभी PSL की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर प्ले ऑफ की बात करें, क्या नजर आ रहा है? कौन सी टीम कितनी तगड़ी नजर आ रही है? किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बेग साहब, इससे पहले कि मैं प्ले ऑफ मरहले की बात करूं, चारों टीमों का जिक्र करूं, कल के मैच पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब।
लगता है किस्मत की देवी जो है इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स पर मेहरबान नहीं थी। गुज़िश्ता मुसलसल 2 PSL जीतने वाली लाहौर कलंदर्स की टीम जो है इस टूर्नामेंट में बिल्कुल बुझी बुझी नजर आई। लोग कहते हैं कि राशिद खान जो लेग स्पिनर है अफगानिस्तान के, उनकी अदम मौजूदगी भी जो है वो लाहौर कलंदर्स की उसकी कोशिशों में उसने डेंट डाला। उसके अलावा उनका कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा नजर नहीं आया। हारिस रऊफ अनफिट हो गए, उनके जो फास्ट बॉलर हैं, और फखर जमान वो आउट ऑफ फॉर्म थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे फिर जिसकी वजह से उन पे दबाव बहुत पड़ा, जिसकी वजह से करीब आकर हारे। आप देखें कि कल भी वो एक आखिरी गेंद पर हारे, उसके अलावा परसों भी आखिरी गेंद पर हारे। तो लगता है किस्मत मेहरबान नहीं थी लाहौर कलंदर्स पर, वरना बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी उनसे जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ कि शायद वो टाइटल जीतने की हैट्रिक मुकम्मल करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और ग्लैडिएटर्स 4 साल बाद प्लेऑफ में पहुंचे हैं बेग साहब। जी, ग्लैडिएटर्स ने जो चेंज किया है शोएब, लगता है उसने पे ऑफ किया है। एक तो उनका कप्तान बदला, राइली रूसो को कप्तान बनाया, लेकिन वो खुद इस पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल बुझा बुझा नजर आया। उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स नहीं खेली। इससे पहले जब वो एज अ प्लेयर खेलता था PSL में तो जबरदस्त परफॉर्म करता था। फिर उनके हेड कोच शेन वॉटसन के आने के बाद फिर जो कॉम्बिनेशन बन पाया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, तो उसकी वजह से उस टीम में एक नई रूह जो है फूंक दी गई है। लगता है एक नई जान आ गई है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ऐसे में प्लेऑफ मरहले का लाइनर है वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फाइनल किन 2 टीम्स के दरमियान आप देख रहे हैं अभी सबसे बेस्ट कौन सी 2 टीम्स जा रही हैं जो कि फाइनल तक पहुंचेंगी? देखिए, अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि मुल्तान सुल्तान ने शुरू में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन कल वो जिस तरीके से 228 रन के हदफ को डिफेंड करते हुए हारी है, तो कुछ कह नहीं सकते T20 क्रिकेट में। लेकिन इस वक्त जो टीम सबसे मजबूत तरीन टीम नजर आ रही थी वो मुल्तान सुल्तान की थी। और कल की कामयाबी के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी जो गियर अप हो गई। हालांकि वो मैच एक हारी थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है, लग रहा है ये 2 टीमें जाएंगी। लेकिन आप पेशावर ज़ल्मी जो बाबर आजम जिसके कप्तान है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी इस रेस में है। लेकिन वो कल लाहौर ने जो है वो लाहौर हारा कोयटा से, तो वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कराची किंग्स को उन्होंने बिल्कुल ही बाहर कर दिया। जीत नहीं दे देते, चांसेस खत्म हो गए। ऐसे में बेग साहब, आपको लग रहा है कि यूनाइटेड एंड सुल्तान इनका आपको नजर आता है फाइनल होता है, लेकिन इसमें एक चांस ये हो सकता है कि ज़ल्मी भी आ जाए। पर ग्लैडिएटर्स का चांस थोड़ा सा कम आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गई मैच की बात, यानी PSL की बात। मैं थोड़ी सी बात ओवरऑल भी करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि उस पर भी खासी बात हो रही है, विच इज़ अबाउट द हेड कोच। अब ऐसे में डैरन समी से मुताल्लिक कुछ बात हुई, उन्होंने खैर इस पर तरदीद ही कर दी। उन्होंने कहा नहीं, सारा फोकस ज़ल्मी को जिताने पर है इस वक्त, और शेन वॉटसन का नाम भी सामने आ रहा था। व्हाट डू यू थिंक, हेड कोच वाला मामला क्या नजर आ रहा है, किस तरफ को जाता दिखाई दे रहा है? देखिए शोएब, पाकिस्तान में गैर मुल्की कोचेज आने से हिचकिचाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह कि कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है पाकिस्तान में, जब चाह फारिग कर दिया। अभी आपके सामने एग्जांपल है मिकी आर्थर की कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन फिर उनको फारिग कर दिया गया। अब शेन वॉटसन का नाम तो आ रहा है, उनसे बातचीत करें, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। और भी 1-2 नाम उन्होंने, माइक हैसन जो है, जो न्यूजीलैंड का कोच रह चुका है, जो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, माइक हैसन का नाम भी आ रहा है। लेकिन गैर मुल्की कोचेज रिलेक्टेंट होते हैं पाकिस्तान आने में, क्योंकि उनका माजी का तल्ख तजुर्बा बड़ा जबरदस्त होता है। हालांकि हमारी टीम के साथ आंडहानी बॉब वुलमर ने बड़े अरसा गुजारा और बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। उसके अलावा जेफ लॉसन भी पाकिस्तानी टीम के कोच रहे, डेव वॉटमोर भी पाकिस्तानी टीम के कोच रहे। तो कई गैर मुल्की कोचेज थे। मिकी आर्थर तो 2 दफा पाकिस्तानी टीम के कोच रहे। तो कोचिंग के हवाले से पाकिस्तान में जो है ना एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ है कि गैर मुल्की कोचेज ज्यादा अरसा नहीं चल पाते, जिसकी वजह से वो रिलेक्टेंट होते हैं पाकिस्तान आने के लिए। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है, शेन वॉटसन तैयार होते हैं या नहीं होते, क्या सूरत हाल बनती, क्योंकि वो IPL में भी जाएंगे और डेफिनेटली अब IPL शुरू हो रही है 22 मार्च से। लेकिन फिर PSL के बाद जो है न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है 5 T20 खेलने। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। तो बेग साहब, ये जो गैर मुल्की कोचेज है, इनको जो हटा दिया जाता है फौरन, जिस तरह अभी आपने मिकी आर्थर का भी बताया, क्या वजह आपको नजर आती है? क्या इसकी वजह क्या होती है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी आप करते, लेके भी आप कहते हैं टीम को की कोचिंग भी वो कर रहे होते, फिर अचानक से तब्दीली कर दी जाती है, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है?
देखिए, इसकी वजह सबीन ये है कि जो गैर मुल्की कोचेज हैं उनका काम करने का अंदाज डिफरेंट होता है और पाकिस्तानी कोचेज का काम करने का अंदाज डिफरेंट होता है। अभी मोहम्मद हफीज गए थे टीम के साथ एज अ टीम डायरेक्टर, तो लड़कों ने बड़ी शिकायत की, क्योंकि जो खिलाड़ी इन क्रिकेटर्स के साथ खेला होता है अगर वही कोच बन जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स तो होती हैं। माजी में जावेद मियांदाद जब बन गए थे जब भी प्रॉब्लम हुई, फिर वकार यूनुस बने जब भी प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं जो पाकिस्तानी कोचेज होता है लड़कों के साथ। लेकिन गैर मुल्की कोचेज के साथ मसला ये है कि वो सख्ती से चीजों पर अमल दरामद कराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ी शिकायत करते हैं। हालांकि अब आप देखें कितना अरसा हो गया फिटनेस नहीं खिलाड़ियों का हो रहा, और अब होगा ना, बड़ी इंपॉर्टेंट अब होगा ना बेग साहब, पीएम में लेकर जाएंगे ना इनको। हाँ, वो वहां 10 दिन का रगड़ा लगेगा। हाँ। और आपको याद है जब हम बिल्कुल जब लगा था रगड़ा, उसके बाद बड़ा फायदा हुआ था इंग्लैंड में। जो शोएब, आपको याद होगा हम टेस्ट मैच लॉर्ड्स समेत पूरी टीम ने सलामी दी थी अपने ट्रेनर को कि जिसने उन्हें काकुल में एबटाबाद में ट्रेनिंग कराई थी। तो अब ये बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, होनी चाहिए, ट्रेनिंग से फर्क पड़ेगा, होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेग साहब एक चीज और भी, रिजवान ने एक बात की, उस पर खासी डिस्कशन 2 दिन से हो रही है कि शाहीन और शादाब के बाद अब बाबर आजम का नंबर है शादी का। आप कहते हैं मैंने कन्विंस कर लिया उनको, आपको भी नजर आ रहा है बस अब PSL के बाद शादी बाबर आजम की? देखिए, हमारे लोग जो है ना खिलाड़ी की कारकर्दगी के बजाय उसकी जाती जिंदगी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि शादी कब हो रही है, किससे हो रही है, क्यों हो रही है। तो अब बाबर आजम का अपना डिसीजन है, वो बाबर आजम क्या करते हैं क्या नहीं करते। इस वक्त तो वो सुपरस्टार हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, तो इस वक्त तो उनकी सर घी में और उंगलियां कढ़ाई में है, तो बस अब देखें क्या होता है। चले ठीक है बेग साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन आगे बढ़ेंगे और अब आपको लेकर चलते हैं माजी में। ये कैसे होगा दिखाते हैं आपको। इस्लामाबाद एक जदीद शहर, यही सुना, यही पढ़ा, यही देखा, लेकिन आज मैं बात करूंगा कदीम इस्लामाबाद की। आप भी सोच रहे होंगे कदीम से क्या मेरी मुराद गारों का जमाना है या पत्थर का दौर है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठला सईदा, और ये वो इलाका है जहाँ पर मुस्तकबिल में, बल्कि मुस्तकबिल करीब में F14 डेवलप हो जाएगा, चूँकि अभी भी आसपास डेवलपमेंट का काम तेज़ी के साथ जारी है। लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस ज़मीन के नीचे क्या है ये मैं जानता हूँ। गारों का वसी नेटवर्क है। कितने कदीम ये गार हैं, अंदर से कैसे दिखते हैं, कितनी राहदारियाँ हैं, कितने दरवाजे हैं, कितना हवादार है, कितना शानदार है। अब चलते हैं नीचे, इस गार को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। और जिसका ये इलाका है, जो यहाँ पर है, जिनके फार्म हाउसेस हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, अभी तक अपनी ज़मीन से कैसे वो जुड़े हुए हैं, क्या सोच रखते हैं वो, क्या करना चाहते हैं, इन गारों को कैसे उन्होंने थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे और बेहतर किया है, कैसे इनको बचाया है, और किस इस्तेमाल ये गार आते हैं, इस सब पर करेंगे बात। मेरे साथ आइए। हम न्यूज़ पहुंच चुका है जनाब यहाँ पर, और हम आपको दिखाएंगे आज के गार अंदर से दिखते कैसे हैं। फ़ारूक साहब हैं, इन्होंने मेंटेन भी किया हुआ है, इस लैंड को ओन करते हैं, फार्म हाउस भी है, बहुत सी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर है। मैं कहूँगा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है, लेकिन आज हमारे लिए एडवेंचर टूर जो है वो सिर्फ इस गार से जुड़ा है। तो अपने नाज़रीन को हम दिखाना चाहते हैं जी गार। चलते हैं अंदर और विजिट करते हैं जी गारों का। पहला एहसास जो गार में दाखिल होते ही आपको होता है वो है ठंड का एहसास। खामोशी तो है, वो एलिमेंट भी है, लेकिन बड़ा ठंड है। फ़ारूक साहब ज़रा विजिट करते हैं, मुझे राहदारियों से मुतालिक भी बताइएगा, कमरों से मुतालिक बताइएगा। तो चलिए टूर स्टार्ट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। ये पहला दरवाज़ा था, सही। अब इसके सामने ये दूसरा है, इसके सामने तीसरा दरवाज़ा है इसका। ओके, अच्छा ये है सारी मट्टी, कोई इस पर कॉन्क्रीट का एलिमेंट नहीं है? नहीं, इसका जो छत है वो इसके ऊपर स्टोन है, नेचुरल है, लेकिन जी नेचुरल है। ओके, और ये जो दोनों तरफ हम देख रहे हैं कुछ ऐसे खुदा हुआ है कहेंगे इसको, जिसमें दिए लगाए हुए हैं, ये आर्ट्स बने हुए हैं, आर्ट्स बने हुए हैं, आर्ट्स बने हुए हैं, ये चिराग इसमें पड़े हुए हैं। ओके, और जब हमारे इवेंट होते हैं तो इसको रोशन भी करते हैं। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं। अब मुझे मैं क्यूरियस हो रहा हूँ जानने के लिए कि इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये अंदर थोड़ा सा काम यानी शीशे का और एल्यूमिनियम उस तरह का काम भी हुआ है, कमरे बाकायदा बने हुए हैं, राइट? ये कमरा वैसे किस काम होता है? ये इसमें आपके जो चिराग हैं, ऑयल वगैरह वो अच्छा, ओके, ठीक है,
ज़बरदस्ती चलते हैं इस तरफ को, यानी इस तरफ से भी दरवाज़ा था। अच्छा, ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं इसकी, कितने साल पुराने हैं ये गार? ये तो हमारी बाई ज़मीनें हैं। अच्छा। मेरे जो तकरीबन हम लोगों की जो अभी यहाँ पे रहते हुए 600-700 साल से ये ठल्ला सईदा जो मेरा गांव है। सही। अभी तो F14 सेक्टर में प्लानिंग में आ गया ये सारा इलाका। तो ये क्या गार ख़त्म हो जाएंगे? ख़त्म तो नहीं होने चाहिए। आपको पता है ये हेरिटेज है आपके पास, वैसे भी पाकिस्तान के पास आपको पता है वर्ल्ड में जैसे आपकी बुधा हैं, बिल्कुल, और उसके अलावा टेक्सला है आपका, इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर खिता पटवार के अंदर ये आपकी हेरिटेज साइट है आपकी। सही है। आपने इन गारों को कैसे देखा था और अब ये गार कितने बदल गए हैं, यानी कितना काम इस पे और हुआ है? अब देखें, बचपन में हम लोग आते थे, ये हमारी फार्मिंग फील्ड है यहाँ पे। ओके। उसमें जब हम लोग आते थे तो बच्चे थे, अपने बाबा के साथ आते थे, तो यहाँ पे इनकी गारें देखते थे, उनके अंदर खेलते थे। अच्छा, और अभी फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा और मेंटेन किया? जी देखें ना, उस वक्त ना हमारी गारें छोटी गारें थी उन लोगों की। अच्छा। और फिर इसको मैंने थोड़ा सा, ये देखें इसके अंदर हवा का, उसमें जो एयर का सिस्टम थोड़ा सा मसला होता है गारों में। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे एसी लगा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे गार कितने एरिया पर फैले हुए हैं कुछ अंदाजन? जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मेरी बाओ अजदाद की ज़मीनें हैं, इनमें ये जो हिस्सा है ये मेरे पास था, हम 4 भाई हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर फिर मैंने इस पे ये इसको कर दिया है, लेकिन मैंने कभी इसकी नापा नहीं है। 4 भाइयों में आपके हिस्से में गार आए। ओके, आ गए हैं वहाँ जहाँ बेंच कुर्सियाँ तो हैं, लेकिन हम आपको दिखाने लाए हैं यहाँ पर मशरूम्स। अच्छा, इस तरफ भी आपने पैकेट्स में रखे हैं। मैं चाहूँगा यहाँ से अगर दिखा दें मुझे एक पैकेट के मशरूम्स की ग्रोथ कैसे यहाँ पर होती है। ये देखिए, ये कौन है आपकी। ओके। इसके अंदर ये देखें निकल रहे हैं ये मशरूम्स, अभी ये स्टार्टिंग है इनकी। बिल्कुल सही है। अभी स्प्रिंग आएगा तो ये सारे मशरूम ऐसे फैल जाएंगे, बिल्कुल बड़े बाहर आएंगे। ओके, ज़बरदस्त। इसी तरह आपने जो कुछ जगहों पर इसको रखा हुआ है और वहाँ से ह्यूमिडिटी की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से हमें नज़र आ रहा है कि वो मशरूम की ग्रोथ हो रही है। आए जी चलते हैं। दिखाना बड़ा आपको इम्पोर्टेंट था कि इस्लामाबाद में गारों में, मैं ये नहीं कहता कि लोग रहते हैं, लेकिन हाँ ज़िंदगी जीते ज़रूर हैं, कुछ लम्हात यहाँ के बिताते ज़रूर हैं और ये समझते हैं कि गारों की ज़िंदगी कैसी थी। अब जैसे जैसे हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, ज़रा रोशनी वहाँ से आ रही है, तो हम चलते हैं बाहर और दिखाते हैं कि जब आप एक दरवाजे से दाखिल होते हैं और दूसरे दरवाजे से एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ से मंजर कैसा होता है। आप ये देखें कि इस्लामाबाद के बीचों बीच ऐसा ज़बरदस्त ये इलाका है जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे फार्मिंग भी हो रही है, छोटा सा डैम भी है, एक बिल्कुल मुनफरद नज़ारा है गारों का, जो कि हमने आपको विजिट भी कराया है। तो हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वापस चलते हैं हम स्टूडियोज़, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। डिजिटल मीडिया का दौर है और ऐसे में हिट वो होता है जो किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है। जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं, नो डाउट वी हैव टैलेंट, लेकिन हर कोई इस दुनिया में आगे नाम बना नहीं पाता। अच्छा, वैसे पॉडकास्ट का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि हर किसी की कोशिश होती है कि अपने लेवल पे कोई ना कोई पॉडकास्ट शुरू कर दे, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन अपनी अपनी कैपेसिटी में जो जितना, लेकिन हिट बड़े कम हो पा रहे। तो क्यों? क्योंकि जो अब ऑडियंस है, आपके देखने वाले हैं, वो रवायती तरीके उनको अब नहीं चाहिए होते, वो कुछ डिफरेंट चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबीन, जब हम पॉडकास्ट की बात करते हैं उसमें एक तो बड़ा रिवायती अंदाज है ना कि बस एक होस्ट है, एक गेस्ट है, बैठे हैं, गपशप लग रही है अनइंटरप्टेड, लेकिन एक इसमें बड़ी प्लानिंग होती है, उसमें एक कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर में जब वो चला जाता है तो फिर क्या जुमले आते हैं, क्या कंटेंट आता है। और ऐसे ही एक कंटेंट क्रिएटर से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। उमर सलीम 1 साल से कर रहे हैं ये पॉडकास्ट, उसके अलावा तो ज़ाहिर उनकी मसरूफियात अपनी जगह, लेकिन जब हम इनकी पॉडकास्ट की बात करते हैं इसमें कैरेक्टर्स आते हैं, वो चाहे फिर कोई मुर्शद हो, वो चाहे कोई काम वाले हो, चाहे कोई गायकोलॉजिस्ट हो, यू नेम इट। तकरीबन 15 कैरेक्टर तो कर चुके हैं उस पॉडकास्ट में इंट्रोड्यूस अभी तक इस 1 साल में। तो आज उमर साथ मौजूद है, उनसे हम करेंगे। अब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे आइडिया है कि इस तरह का पॉडकास्ट करना है? अच्छा, मैं कोई कंटेंट पिछले 3-4 साल से बना रहा हूँ, बट लाइमलाइट में अभी पिछले 1 साल से जो है तो लोग लगता है इट्स ओवरनाइट, लाइक यू स्टार्टेड इट एंड इट एक्सप्लोडेड, इट इज़ नॉट। तो इससे पहले जो 4-5 साल की मेहनत है वो एक साइड पर है, राइट। हाँ, लेकिन ये है कि इसको जब आप कंटेंट को एक
दुकानदारी की तरह लेते हैं ना, सुबह जाके शटर खोला, दुकान पे बैठे, काम किया, बंद किया, आ गए, then it pays. अच्छा उमर, कितना ज़रूरी है अभी एक कोई नई चीज़ दिखाना, क्योंकि लोगों की तरफ से वो कंटेंट वेल रिसीव नहीं होता, लोग कहते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट देखना है। सो अब हम, जिस तरह मैंने जिक्र किया पहले भी कि अब रुझान तो हम देख रहे हैं पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा, हर कोई कुछ ना कुछ अपने लेवल पे करे, डिफरेंट कुछ करना कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, ये हमेशा से मेरे अंदर था कि कुछ यूनिक करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ। आई ग्रू अप इन मोहल्ला सिस्टम ना, फैसलाबाद में। बिल्कुल। तो हमारे मोहल्ला में एक सीन था कि एक कॉर्नर पे किराने की दुकान है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट भी एक किराने वाला है, और उसके इस साइड पे भी है कि एक जो चार जो कोने हैं ना, 4 कोने पे किराने वाले बैठे हैं। तो मैं कहता था कि ये ऐसा क्यों करते हैं, एक होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा खोला, वो आधी दुकानदारी उधर चलेगी, आधा गाहक उधर चला गया, ऑल दैट। ये क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता था, राइट। सो अगर इसने किराना खोला है, इधर वाला कुछ और बिजनेस कर ले, उधर वाला कुछ और कर ले, वैरायटी आए ना, तो नहीं करते थे लोग, देखा देखी शुरू करते, इसकी दुकान चल रही है, मैं भी अपनी साथ ही वैसी दुकान खोल लेता हूँ, राइट। कॉपी पेस्ट। तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी ना, दैट वाज अबाउट शेख चने वाला, ठीक है। वो फैसलाबाद में था, वो नाश्ता लगाता था। तो अब जब वो मशहूर हो गया ना, आप देखिए, आप उस बाजार में जाएंगे, शेख चने वाला, स्पेशल शेख चने वाला, शेख चने वाला, पुराना शेख चने वाला, तो वहाँ पे 8-10 दुकानें और शेख चने वाली दुकानें खुल गई। सो दिस इज व्हाट वी डू, राइट। हम कुछ यूनिक नहीं करना चाहते, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन व्हेन वी डेयर टू डू दिस, तो अल्लाह आपको लोग बड़ा पसंद करते हैं। वैल्यू एडिशन बड़ी जरूरी होती है। Exactly. क्या ये जरूरी है कि जब हम सार्कास्टिक कंटेंट की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक फैसलाबाद से होना जरूरी है? फैसलाबाद से आप हैं तो आप ऐसा फैसलाबाद से हैं बेसिकली। ओके, गॉट इट, दैट एक्सप्लेन्स, समझ आता है। अच्छा, ऐसा है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे जो फैसलाबादी दोस्त हैं ना, जिनमें मैं पला बड़ा हूँ, उनका अक्सर कॉल आ जाती है कि वो कहते हैं, यार शेख तू ना इस्लामाबाद जाके ना फिक्का हो गया। अभी ये फिक्का उनके लिए तो देखो, आई एम टू मीठा कहने लगा था मैं। तो ये वाकई वायरल कंटेंट निकल आना था। मैं कहने वाला था कि आई एम टू फनी फॉर इस्लामाबाद एंड टू फिक्का फॉर फैसलाबाद। अब इस बात से अंदाजा मतलब उनको ज्यादा और मज़ाहिया कंटेंट में। असल में वहाँ पे एक कल्चर है, वहाँ पे 2-4 लोग बैठे हैं ना, तो जुगती है, तो वो चलता रहता है। वो नहीं चलेगा तो वो बोरियत है। वो चाय पे हम डिस्कस, आप मीडिया के लोग, आप सियासत डिस्कस कर रहे हैं, कोई बिजनेस डिस्कस कर रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही होती है। आपको पता है, जुगतबाजी जो है ना, शतरंज की तरह, अच्छी चाल चलनी जैसे शतरंज में, वैसे अच्छा आपने जवाब देना। यस, आप एक चेस पे आप खेल रहे हैं, आप अब सोचते हैं कि मैं ये चाल तो चल रहा हूँ, उसका जवाबी चाल क्या हो, सो यू हैव टू प्रिडिक्ट। मैंने ये इसको वो जुगत की है, तो क्या इसमें कोई लूज पॉइंट तो नहीं है कि वो पकड़ के मुझे वो आगे से, राइट। सो दिस वे जो है ये ऐसे चलता है, ये दिस अ हेल्दी कंपटीशन है, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। अच्छा उमर, लेकिन इसमें एक चीज और, आपको क्या हुआ है? हेल्दी कंपटीशन है ना, हेल्दी कंपटीशन होता है। नहीं, द नेक्स्ट डिबेट इज अबाउट दिस एक्चुअली। आप ये देखें कि सबीन इतना सीरियसली दोनों बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, एंड इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। इट्स अ थिंग, शी इज सो पिकी इन दैट डिस्कशन। Feeling so irrelevant. So irrelevant. ये बात करने का मकसद वैसे ये था उमर, कि नॉर्मली हम जब किसी को हंसाने की बात करें तो सबसे मुश्किल काम है किसी को हंसाना। एंड अनफॉर्चुनेटली हम अगर इस दौड़ की बात करें, उसमें जब तक बिलो द बेल्ट हिट ना करे कोई, तब तक वो समझता मैंने अच्छा कंटेंट क्रिएट नहीं किया। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने हमेशा उस कंटेंट में ये रखा कि बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना, फैमिली बैठ के देख सकते हैं, एंजॉय करती है। ये कितना जरूरी होता है और आपने क्यों नहीं किया दूसरा काम जो कि ज्यादा लोग कर रहे हैं? अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने एक पॉडकास्ट किया है, अच्छा थोड़ा सा, लेकिन उसकी डिमांड कुछ ऐसी थी, दैट वाज अबाउट शोबिज एंट्री। तो उस पर मैंने ऊपर लिखा था इट इज 18+। ठीक है। अब मसला ये कि जिस पे आप 18+ लिख देते हैं ना, लोग उसको स्पेशली देखते हैं। वार्निंग, ज्यादा हिट हुआ? नहीं, इतना हिट नहीं हुआ, बट इट वाज ओके। लेकिन बिल्कुल स्टार्ट की बात है, जब मैंने अभी 2-3 ही बनाए थे। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज, जब लोग मुझे मिले कि हम फैमिली के साथ बैठ के आपका शो देखते हैं, फिर मुझे एहसास हुआ कि यार आई नीड टू
बिल्कुल इसको ली, हालांकि उसमें भी कोई डायरेक्ट मैंने कोई बात नहीं की थी। इट वाज दैट्स गुड कि आप उसको खुद एडमिट करें कि उसमें थोड़ा सा एलिमेंट वो था और आपने बाद में कहा नहीं मुझे वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैंने बिल्कुल ही इसमें से कम कर दिया, खत्म कर दिया। दैट मींस के किया जा सकता है, किया जा सकता है, यू कैन डू इट एंड सम ऑफ यू आर डूइंग इट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, मेरा हाफ स्क्रिप्ट कट जाता है। मेरा जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है ना, ओके, उमर साहब ये नहीं जा सकता। ये एक वैसे बहुत अच्छी बात है। I really appreciate that. वरना नॉर्मली हम देखें डिजिटल मीडिया पे कहते हैं ना कि कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, बट आपने कहा जो आपका दिल करे, बट इट्स अ गुड थिंग। उसकी वजह बताता हूँ। मैं अभी कहीं भी जाता हूँ ना, फैमिलीज मिलती हैं। अभी बल्कि कल परसों की बात है, एक इवेंट पे गया था, कॉन्सर्ट पे, वहाँ पे लोगों ने घेर लिया और ज़्यादातर फैमिलीज थी। एंड जब वो कहती है ना कि हम आपका फैमिली के साथ बैठ के शो देखते हैं, फिर मेरे आ जाती है। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो फिर आपकी बात दुरुस्त है, हमारी जो आवाम है ना वो उन जोक्स पे ज्यादा हंसती है। अग्रीड। अगर हमने किसी को हंसाना है ना, आप ब्रिंग अप दोस जोक्स एंड दे विल लाफ। शायद ये वजह है कि हमें दूसरा कंटेंट कम मिल रहा है, अच्छा कंटेंट कम मिल रहा है, एग्जैक्टली कम मिल रहा है। जब ज्यादा अच्छा कंटेंट होगा, कहना चाहिए ज्यादा हेल्दी कंपटीशन होगा उस कंटेंट का, उस जुगत का, अच्छे कंटेंट की बात कही है। अच्छा वैसे उमर, आज तक सबसे जबरदस्त जुगत आपने कौन सी, क्या बोलते हैं, कही मारी पॉडकास्ट में? मारी नहीं, ओवरऑल, या फिर सुनी? यार ये मुश्किल काम है वैसे, आई मीन उस सिचुएशन पे होता है वो, तो ये सिचुएशन पर होता है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि बात बन जाती है, बात से बात करते हुए ना बन जाती है, और वो समटाइम ऐसी लगती है कि अगले बंदे के कान लाल हो जाते हैं। राइट? अभी देयर आर लॉट ऑफ देम बट आई कैन नॉट रिमेंबर राइट। एकदम आप किसी से पूछा आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? Which one is my favorite song कौन सा है? And I'm totally blank right? Exactly. अगर मेरे बातों में अगर कुछ आ गया तो मैं I'll bring it up. चलें, जबरदस्त। अपने कान बचा कर रखिएगा। अच्छा वो नेगेटिव इन्होंने कहा था। ये है वो। अच्छा मैं ही हूँ, मेरे पंजाबी का मुहावरा ना, जेड़ा बोले वही कुंडी खोले। है ये। आराम आए, हुनर आराम है। समझ नहीं आई वैसे। पंजाबी में वो एक मुहावरा है। पंजाबी जरा मुश्किल समझ, मैं समझाऊंगा इनको ब्रेक में, टेंशन नहीं लेनी आपने। ओके। अच्छा फिर क्रिटिसाइज भी जाहिर है लोग अभी भी करते होंगे, चाहे आप ऐसा कंटेंट बनाए ना बनाए, अच्छा कंटेंट भी बना रहे हो। कैसे फिर अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं कि नहीं मुझे तब भी अच्छा काम करना है, अच्छा कंटेंट बनाना है, और क्या वाकई लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ज़्यादा? करते हैं। अच्छा पहले जब स्टार्ट में लोग कमेंट करते, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ मोस्टली, अभी सरसरी से नज़र डालता हूँ। अच्छा मैं स्टार्ट में कमेंट से डिसहर्ट हो जाता था। मैं कहता था यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर मुझे किसी ने बताया, मैंने कहीं बात पढ़ी तो मेरे दिल को लगी जाके, कहते जो आपको कमेंट कर रहा है, किसी ने आप पे क्रिटिसाइज किया है, पहले देखें कि उसने कुछ उखाड़ा है अपनी लाइफ में। इज ही समवन, इज ही समथिंग? फेक प्रोफाइल तो नहीं है, अक्सर इस फेक तरह भी, के अगर कमेंट्स करने वाले लोग ऐसे अगर रियल भी है, इज ही समवन टू वरी अबाउट? कि ऐसे ही कोई भी उठ के, सारे कीबोर्ड वॉरियर है, कुछ भी बोल सकता है। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है, किसी ऐसे बंदे ने बात की जो आपसे ऊपर है, आप उसकी जो क्रिटिक्स है, उसको जो आपने क्रिटिसाइज किया है उसने आप पर, उसको आप वैल्यू दें, उस पे आप सोचें, अदरवाइज इन पे टाइम जाए। बट आई थिंक देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव एज वेल। ये मत देखें कौन कह रहा है, बट ये जरूर देखें वो क्या कह रहा है। अगर वाकई उस बात में वजन है उमर, ये मुमकिन है कोई कीबोर्ड वाला को अच्छी बात भी कर दे, मुमकिन तो है। एक फेलो कंटेंट क्रिएटर है, उससे बात हो रही थी तो हम यही बात डिस्कस कर रहे थे। स्टार्ट में जब कंटेंट बनाते थे, कमेंट्स आते थे, हम कहते हैं ओह माय गॉड हेट कमेंट्स आ रहे हैं। हम कहते हैं अबे हेट कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा अब मतलब फर्क पड़ना बंद हो गया? बिल्कुल। यस बिल्कुल, टोटली। किस तरह से लोग आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह उस टैलेंट को लेके आते हैं? अच्छा उसमें ये होता था कि पहले मैंने स्टार्ट की अपने टीम मेंबर से। हमारा एक एजेंसी भी है जो मैं चला रहा हूँ, जिसमें हम फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों को स्पोक्स पर्सन वीडियोस देते हैं। जैसे आप अमेरिका से हैं, आपने एक ऐप बनाई है, आप उस ऐप की प्रमोशन जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको एक फेस देते हैं, ठीक है, जो एक प्रेजेंटर होगा आपकी ऐप को प्रमोट करेगा। वो हमें स्क्रिप्ट देते हैं, हम उसकी वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, एक प्रॉपर एक जो डीवीसीज होती है ना, आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो एक डीवीसी चल जाती है, ठीक है, हम वो बनाते हैं। राइट, ये मेरा एक मेन बिजनेस है जो साइट पे चल रहा है। अच्छा मेन वो है? हाँ, मतलब दोनों साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। तो उसमें हमने जब हायरिंग की तो हमारे पास कुछ अच्छा टैलेंट आया, ठीक है, हमने तब भी 15-20 लोगों को बुलाया, उनसे वो किया, यानी कि उनका एडिशन लिया, उसके बाद रखा, तो वो हमारे साथ उस प्रोजेक्ट में चल रहे थे। तो सबसे पहले मैंने उनको पिक किया, उनके साथ मैंने स्टार्ट किया। राइट,
तो क्लिक्स जब उनके साथ स्टार्ट किया तो अच्छा रिजल्ट आना शुरू, वो ऑलरेडी डिफाइंड थे। सही। कुछ ड्रामा में काम, जैसे अरीबा थी ऑलरेडी ड्रामा में काम कर रही थी, जो अनाया थी वो ऑलरेडी ड्रामेटिक्स में थी, अपनी यूनिवर्सिटी में प्ले करती थी, सबूर भी ऐसे ही डिफरेंट टैलेंट शोज़ में। तो इस तरह से जो है ना ऑलरेडी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक माहौल बना हुआ था। और स्टार्ट में जब इस्लामाबाद में आया था मैं, तब मैं एक स्पेस शेयरिंग कर रहा था, पॉडकास्ट एक स्पेस थी नाइम्स के अंदर, उनके साथ मैंने स्टार्ट में किया था। सही। तो वो पॉडकास्ट करते थे, मैं अपना प्रोडक्शन का जो था वो एजेंसी वाला काम करता था, हम शेयरिंग में थे, हमने को वर्किंग स्पेस में काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो उस टाइम एक गेस्ट आया, साइकियाट्रिस्ट थी वो, तो वो बैठी, वो पॉडकास्ट चल रहा है, हम साइड पे बैठे सुन रहे हैं, अच्छा पॉडकास्ट हो रहा है। अच्छा आमतौर पे हम सुनते नहीं, लेकिन उस दिन सुन रहे थे कि बड़ी मशहूर है साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल दैट स्टफ। सो जो वो बातें कर रही थी हमारे ऊपर से गुजर रही थी, हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि एक बंदा, वो कह रही थी 5,000 रुपये की आप पर आवर एक सेशन लेंगे, वो दैट इज मोर वर्थ इट एंड स्टफ, यू नो, आपको डिप्रेशन है। ठीक है। तो मैं कह रहा था एक बंदा है, गरीब है, उसको पैसे की वजह से डिप्रेशन है, आप उसे 5,000 रुपये और 5,000 रुपये देके डिप्रेशन, तो कैसे? हाँ सही बात। तो हम इस तरह की बातें कर रहे थे कि आप ये, वो जनरल मशवरे दे रही थी ना, लेकिन वो बेसिकली अपनी एलीट क्लास को हिट कर रही थी। बिल्कुल ठीक है, उनकी अपनी नीश थी उसकी। हमारी गरीबों की तो डिप्रेशन दूर करने के लिए अम्मी की जूती होती है, मिडिल क्लास आराम आए। हम कहेंगे डिप्रेशन ये जुगत थी। क्या होता है? डिप्रेशन ठीक करती है, राइट? सो दैट काइंड ऑफ स्टफ। अच्छा वो जब चली गई, हम लोग ना बैठे हंस रहे थे, मैं और नहीं में चला गया, मैं और एक दो कलीग्स वहाँ बैठे थे। सो वी स्टार्टेड मोकिंग हर। ओके। हाँ, तो वो थोड़ा सा फनी स्टफ क्रिएट हो रहा था, आना शुरू हो गया। हमने कहा क्यों ना इसको, सेटअप तो लगा हुआ था, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने रिकॉर्डिंग के बटन में हमने वो जो बातें हम कर रहे थे वो हमने रिकॉर्ड कर ली। इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड बट जस्ट जो हम जनरल बातें कर रहे थे हमने रिकॉर्ड करके 1-2 मिनट का मैंने क्लिप निकाल के वो मैं सोशल मीडिया पे डाल दिया और मैं सो गया। जब सुबह उठाऊं तो मेरे जो है नोटिफिकेशन से जो है ना भरा हुआ है ना, व्हाट इज दैट। तो अच्छा उसका स्टार्ट में हुआ ये कि चूंकि कोई पैरोडी पॉडकास्ट कर नहीं रहा था, तो लोगों को लगा ये रियल पॉडकास्ट। ओके। तो माशाल्लाह ऐसी ऐसी मैंने गालियां भी देखी नीचे। तो लोग ऑब्वियसली जो नई एडिशन था मेरी लाइफ में। पर लेकिन उसके बाद आपने सोचा कि नहीं इसे कंटिन्यू करते हैं? हाँ, फिर उस टाइम वो इनके लिए नहीं, उन्होंने लगा ये वाकई आपस में कर रहे हैं, ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं, लेट्स जस्ट कंटिन्यू इट। फिर मैंने 1-2 और किए, जैसे अनाया के साथ एक और किया था, एक फेमिनिस्ट वाला। बिल्कुल सही है। तो उसने ना ड्रेसिंग ऑलरेडी वैसी की हुई थी, हमने एक शूट किया था जिसने उसे फॉर्मल ड्रेसिंग शर्ट ऊपर से कोट पहना हुआ है। तो वो जाने लगी, मैंने कहा कुछ ऐसा रिकॉर्ड करते हैं जो इस ड्रेसिंग पे फिट हो, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, इस ड्रेसिंग पे सूट करता हो। हाँ, फिर क्या हो सकता है, हम 3-4 आइडियाज लगाए, हो सकती है बिजनेस वुमेन, लेट्स गो फॉर बिजनेस वुमेन। हमने बिजनेस वुमेन बैठाई है, लेकिन वो बात चलेगी फेमिनिज्म की तरफ। ठीक है। हालांकि मैंने फेमिनिज्म जो है वो इरादा नहीं था, वो एक स्क्रिप्ट बन गया। हालांकि आपका नो एरिया भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टर्स बनते गए और अब माशाल्लाह यू डूइंग रियली वेल। बहुत लोग आपको पसंद भी करते हैं और अल्लाह और इज्जत दे आपको, उमर। अल्लाह और इज्जत दे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह टैलेंट को भी प्रमोट करते रहें और टॉपिक्स को एक डिफरेंट तरीके से आगे लेके जाना है। बिल्कुल। अभी हम प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए स्टे विद अस जी। वो टॉपिक जिसकी आप सबको, बल्कि हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान जब आता है जाहिर है तो हमारे खाने पीने की जो आदतें वो भी मुख्तलिफ हो जाती हैं। एक तो ये होता है कि रूटीन चेंज होती है, दूसरा ये होता है कि आपकी खुराक भी चेंज हो जाती है। अब सहरी में कुछ लोग होते हैं अच्छा सहरी करना पसंद नहीं भी कर रहे हो, तो कुछ लोग होते हैं उसे ही पराठे दबा के खाएंगे, और विच इज़ अ गुड थिंग आई बिलीव। आप भी खाते हैं? नहीं, पराठे तो नहीं खाता मैं। हाँ, वैसे पराठे नहीं खाता। लेकिन सहरी अच्छी करनी चाहिए, ये बात है। सहरी शुड बी हैवी, बट उसमें ये जरूर देखना चाहिए कि आप उसमें जो चीजें खा रहे हैं और उसकी आपकी तबीयत खराब ना हो ना। एग्जैक्टली। लेकिन उसके बाद इफ्तारी की अगर बात की जाए तो फौरन आपका मैदा खाली है और आप फौरन तली हुई चीजें खाना शुरू कर देते हैं। पकोड़े तो मस्ट है जी, 30 रोजे 29 रोजे डेली पकोड़े ना हुए तो इफ्तारी तो हो ही नहीं सकती। कह रहा हूं पकोड़ों को अपने दस्तरखान से हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, इनको बनाना छोड़ दीजिए, तलना छोड़ दीजिए, बस कर दीजिए। समोसे, रोल और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जाहिर है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, स्पेशली जब खाली मैदा आप फौरन ऑयली चीजें खाना शुरू कर देते हैं तो उसके क्या सेहत पर असर होते हैं। अदरवाइज भी सिर्फ ये नहीं कि खाली पेट तो तली हुई चीजें नुकसानदेह हैं, अदरवाइज भी डेली बेसिस पे ना 30 के 30 दिन आपने जो 30 पकोड़े खाने, फौरन आपकी रूटीन डेली एक ही रूटीन है, तो ऑब्वियसली कभी कभी तो कुछ नहीं होता, लेकिन जाहिर है वो भी होता होगा ऑब्वियसली, लेकिन डेली जब एक रूटीन है जाहिर है बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब किस तरह से आपकी रूटीन होनी चाहिए, कैसे आप अपनी
रूटीन सेट कर सकते हैं? आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, डाइट प्लान, किन चीज़ों को अवॉइड करें, किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, इसी बारे से आज बात करेंगे। तो न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर निदा अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? अस्सलाम। सहरी से शुरू करें? बिल्कुल। तो सहरी से शुरू करते हैं जी। ये सबीन जी ने जो कहा है ना, पकोड़े नहीं सॉरी पराठे जी, तो पराठे तो बिल्कुल अवॉइड किए जाएं। बिल्कुल अवॉइड किए। सहरी में क्या होना चाहिए? देखिए सहरी में हमें कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि पूरा दिन हमें भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे और फीलिंग भी हो स्टमक की। लेकिन इंसान है ना, ऊंट तो है नहीं कि स्टोर कर लेंगे, भूख तो लगेगी। हाँ, नहीं तो वही नहीं, आप हमारा फूड या उसका सिलेक्शन, फूड चॉइस ही ऐसी होनी चाहिए। देखिए जैसे हम नॉर्मल रूटीन की बात करते हैं, जब हम दिन स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं फाइबर और जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन पोर्शन है प्रोटीन का भी, तो आप वो दिन के स्टार्ट में लें, ठीक है। तो इसी तरह से हमने वो सहरी के साथ करना है, ठीक है, कि जिसमें फाइबर आ जाए, प्रोटीन आ जाए, कार्ब्स का एक पोर्शन आ जाए। फैट्स का आना जरूरी नहीं है उधर, कुछ एक हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो जो हमारे पास फैट्स जो एग योक से आ जाते हैं, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल हमें देता है, वहाँ से आ जाएगा इस तरह से। बट लोग जो ये जितना आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें सहरी में खाते हैं, पूरे दिन आपको इतनी ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, तो एक तो होगी रोटी जो कि हो होल व्हीट की चपाती हो, ओट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। फिर आप वो ले सकते हैं, बार्ली पॉरेज ले सकते हैं, आप रेगुलर पॉरेज भी ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको कार्ब्स भी मिलता है, आपको फाइबर भी मिल जाता है, क्योंकि वो दूध में बन रहा होता है, तो मिल्क की भी आपके पास वो आ जाती है। अंडा ऐड कर लें अलग से? अंडा उसके साथ नहीं ऐड करना होता, यही एक गलती हम करते हैं। मैं मील की बात कर रहा हूँ, उसमें ऐड नहीं कर सकते? जब आप दूध या दूध से बनी हुई चीज ले रहे हैं तो आप अंडे या चाय को उसके साथ अवॉइड करते हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये आपके ना एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। हम क्यों कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ा हेल्दी खाना खा रहा हूँ, भाई खाना पीना मुझे लग नहीं रहा, या कोई मेरी डेफिशिएंसी है तो वो खत्म नहीं हो रही, इसीलिए नहीं हो पा रही होती, क्योंकि हम चीजें ले तो रहे हैं, हम डाइट से न्यूट्रिएंट्स ले तो रहे हैं, बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, बैलेंस नहीं है किसी भी तरह से। अच्छा निदा, आपने जो बात की कि पराठा ना खाएं, उसको अवॉइड करें, वैसे पूरा दिन आपका स्टमक खाली तो है, पूरा दिन भी तो आप कुछ नहीं खा रहे, अगर आप इफ्तारी थोड़ी बैलेंस कर देते हैं, अच्छी कर लेते हैं, तो पराठा आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है? क्योंकि पराठा नहीं खा सकते ऐसा नहीं है, बट हमें पराठे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी दूसरी तरफ भी तो फूड चॉइसेस इतनी अच्छी नहीं है ना। क्योंकि देखें जहाँ पे अगर हमने सहरी में पराठा भी ले लिया, उसके अंदर भी घी जा रहा है, वो बन पे ही घी में रहा है, और उसके बाद जब हम इफ्तारी में जा रहे हैं तो हम हाई कैलोरिक फूड ले रहे हैं, डीप फ्राइड फूड ले रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉमन आजकल मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं, हम रेडी टू कुक फूड ले रहे हैं, ठीक है, जो पैकेट फूड ले रहे हैं। हाँ, जो पैकेट फूड आता है वो आप लाते हैं और उसको फ्राई कर लिया, और वो तो वहाँ से एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें भी तो हमें नुकसान दे रही होती है। तो फिर उन चीज़ों को बैलेंस हमने करना है। हम ऐसा नहीं है कि पराठा बुरा है, या लेकिन हम बैलेंस की बात करें कि अच्छी ऑप्शन क्या है। तो जो अच्छी ऑप्शन है क्या है, वो होल व्हीट की एक रोटी हो जाएगी, 2 ब्राउन ब्रेड हो सकते हैं, आपका 1 कप लो फैट मिल्क में बना हुआ ओट्स हो सकते हैं, या आपका पॉरेज हो सकता है विद ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, ठीक है। ये आपका हो सकता है। जो आपने चाय लेनी होती है सहरे में, वो जो आप अपनी सहरी या ब्रेकफास्ट में भी इन जनरल भी मैं बात करूं, तो आप अपना ब्रेकफास्ट करके उससे 15-20 मिनट बाद चाय लें, उसी के साथ ना लें, ठीक है। वो हमारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को सख्त करता है। चाय और दूध अगर आपने इस्तेमाल करना है तो अंडा इस्तेमाल ना करें, उसके साथ आपने दूध के साथ अंडा और कैफीन इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, ठीक है। अगर आपके ब्रेकफास्ट में पॉरेज आ रहा तो आप उससे 15 से 20 मिनट्स बाद अपनी कॉफी। इससे क्या होता है, आपकी सेहत पे क्या असर होता है अगर दूध और अंडा साथ इस्तेमाल करें, तो क्या होता है? ये आपको नुकसान नहीं दे रहा किसी किस्म के आपके बॉडी में, बट इसकी क्रॉस कॉम्बिनेशन है ना, ये आपकी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स आपने इन दोनों चीज़ों से लिए, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। लेट्स सपोज जो कैल्शियम है वो दूध में कैल्शियम होता है और चाय में कैफीन है, तो जो कैल्शियम आपने दूध से लिया, साथ ही आप चाय या कॉफी ले रहे तो वो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपकी बॉडी से एज इट इज एक्सक्रीट आउट कर, फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं। अच्छा, ऐसे में क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये भी बता दें, क्योंकि जिस तरह हमने बात की कि दबा के सहरी करो आप, तो हाँ कितना जरूरी? देखिए जो सर्विंग साइज होता है पर पर्सन, वो जो हमारे पास एक रेगुलर, अगर मैं पॉरेज की बात करूँ, ओट्स की बात करूँ, तो जो एक नॉर्मल हमारा स्वीट डिश का बाउल होता है, ठीक है, वो एक सर्विंग साइज है, ठीक है। एक एप्पल जो है वो एक सर्विंग साइज है फ्रूट्स का, ठीक है। 1 कप यानी कि 1 स्मॉल बाउल जो होता है अनकुक्ड वेजिटेबल्स का, वो 1 सर्विंग है, जो स्वीट डिश के हमने बाउल की जो हमने बात की। एंड 1/2 कप कुक्ड जो है, वही कप जो है 1/2
कुक्ड वेजिटेबल्स का एक पोर्शन है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि अपने सहरी के अंदर आपने एक चपाती ले ली, वो भी कार्ब्स का एक पोर्शन है, सॉरी 2 पोर्शन उसमें कार्ब्स के आ जाते हैं, वो आप ले लेते हैं। साथ में आप हाफ कप वो ले लेते हैं बाउल आप वेजिटेबल, जिसमें से चिकन के कीमे के साथ या रेगुलर बीफ कीमे के साथ उसमें कोई वेजिटेबल बनी हुई वो आपने ले लिया, ठीक है। लो फैट एंड विद लेस चिलीज, ठीक है, क्योंकि हम चिलीज बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, वो हमें पूरे दिन में जो है उसके साथ अदरवाइज भी वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। अब आते हैं प्यास बहुत लगती है। अब आ जाते हैं अफ्तारी पर, वक्त बड़ा मुख्तसर है, अफ्तारी में आते हैं। अफ्तारी का आगाज़ ज़ाहिर है सुन्नत भी है, खजूर से आप करें। खजूर इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर, एनर्जी भी है उसमें। अब इस खजूर के बाद हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें अफ्तारी में? अच्छा, अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे हमने अफ्तारी की ना तो पूरा ग्लास पानी का हम पी लेते हैं। कुछ लोग तो पानी से ही अफ्तारी करते हैं फौरन। ये चीज़ नहीं करनी। अच्छा, पानी भी नहीं होता, आपने जूसेस होते हैं, एग्जैक्टली हाई शुगरी ड्रिंक्स जो होते हैं वो लोग ले लेते हैं। आप खजूर से अपना रोज़ा खोलें, साथ में आप पानी ले, 2 to 3 सिप इनफ होता। आप पूरा ग्लास भर के पानी पी लेते हैं, उसके ऊपर आप सारी अफ्तारी कर लेते हैं, आपके स्टमक में ब्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपने 2 से 3 सिप इनफ है, ठीक है, आपने वो लिए। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप अपना खाना खा लें। रोज़े फ़र्ज है, पकौड़े फ़र्ज नहीं है, ठीक है। हमारे उसमें जितना रोज़ा फ़र्ज है उसी तरह से पकोड़ों की कितनी वो माउंटेन बनी होती है डिश में। और कितने लोग अभी आपको नापसंद कर रहे हैं बात के बाद, क्योंकि ये कहाँ से आ गई है, कौन बात ठीक है, रोजे फर्ज है, पकोड़े फर्ज नहीं है। इसके साथ साथ एक और भी चीज हम देखते हैं, फ्रूट चाट। हाँ, ना फ्रूट्स आर हेल्दी, बट जनरली हम देखते हैं कि वो बड़ा हैवी हो जाते हैं। बोल क्या वाकई क्योंकि उसमें ड्रेसिंग्स होती है ना, लोग सिर्फ फ्रूट चाट तो नहीं ले रहे, उसके अंदर वो किसी न किसी किस्म की ड्रेसिंग डाल रहे हैं, क्रीम भी डाल रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे होते हैं, वो कोई फ्लेवर ऐड कर रहे होते हैं, वो क्रीम्स ऐड कर रहे होते हैं उसमें, तो उसके तो वो न्यूट्रिटिव वैल्यू सिर्फ नहीं रह जाती। लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मल हो, क्योंकि मेजॉरिटी ज़ाहिर है घरों में हम देखें तो क्रीम या इस तरह फ्रूट चाट में इस्तेमाल नहीं हो, नॉर्मल एक फ्रूट चाट होता है वही इस्तेमाल हो रहा है। तो आप अफ्तारी में सबसे पहले फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और उसके बाद बाकी चीज़ें खाएं। मैं ये अपने पेशेंट्स के जो मैंने प्लान्स भी किए हैं रमज़ान के, मैंने उसमें ये सजेस्ट किया, क्योंकि पूरा दिन आपका स्टमक एम्प्टी है, ठीक है, आप एकदम से उसमें बड़ा हाई कैलोरिक फूड ना डालें। आप रेगुलर फूड अपना डिनर कर लें, जो आपका डिनर है जिसमें रोटी या चावल है, कार्ब्स का पोर्शन, वेजिटेबल या कोई मीट प्रोडक्ट है वो वहाँ से आएगा। आपने अपना अफ्तारी रोज़ा खोला, अपना खाना खाया, 2 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद आपने चाय के साथ अपना कोई स्नैक ले लिया, जो कि 2 छोटे समोसे हो गए या 2 पकोड़े हो गए या इस तरह की कोई चीज़ आपने उसके साथ पकोड़े खाएं, लेकिन खाने के बाद खाएं, बात खाएं। और अगर आपको लगता है कि आप पे फर्ज कर दिए गए, आप इस क्वांटिटी में नहीं कि आप बिल्कुल सारे खाएं, मतलब 2 देखें, जो 2 पकोड़े हैं वो आपको एक टाइम पे कम से कम 217 से लेके 315 तक कैलोरीज दे रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद सोच लें, 2 पकोड़े या 1 बाउल फ्रूट चाट जो कि आपको 100 से 120 कैलोरीज दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा है, फाइबर भी ज़्यादा है, फिलिंग भी ज़्यादा है, आप फ्रेश भी, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा और एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा। पूरी क्रेविंग को कैसे रोका जाए? अफ्तारी के दस्तरखान को देखकर हम अक्सर देखते हैं ना कि आपने तो सोच लिया कि जी आपने सिर्फ खाना खाना है, लेकिन जब आप कहीं इकट्ठे बैठ के अफ्तारी करें जिसमें काफ़ी कुछ मौजूद है, उसमें कैसे रोकें अपना हाथ के पकौड़े की प्लेट की तरफ भी ना जाए, समोसे की तरफ भी ना जाए, रोल की तरफ भी ना जाए, कचौरी की तरफ भी ना जाए। इसे कहते हैं अपने नफ्स पे कंट्रोल, ईमान ताज़ा कर दिया, ईमान ताज़ा कर दिया, कंट्रोल, और इसी का नाम है रमजान। सुभान अल्लाह जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जो हम बात कर रहे हैं ना पोर्शन कंट्रोल की, कैलोरी कंट्रोल की, इसकी ये आप पूरे घर पे इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं है कि कोई जो अपना वेट लॉस करना चाहता है या कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ है तो वो इस चीज़ पे चले, इस पैटर्न पे चले, नहीं आप सबका करें, क्योंकि सबको ही घर में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं रमजान के पहले हफ्ते के बाद। हम तो बड़ों को भी, छोटों को भी, ऑफिस में अफ्तारी करनी है, हमारा उस टाइम अफ्तार ट्रांसमिशन चल रही होगी, तो इसलिए मैं पूरी टीम को कह रहा हूँ कि नो पकोड़े, नो समोसे, नो रोल एंड नो कचौरी, सीधा सीधा 2 पकोड़े अलाउड है। सी कह रही आप ना खाइएगा, इनको कंट्रोल कराएं जी पहले। देखिए नहीं, 2 पकोड़े वो एट ए टाइम खा सकते हैं। आपने कहा था डिनर के बाद, डिनर के बाद आप चाय के साथ अपना कोई स्नैक के तौर पे इसको खा सकते हैं, तो 2 ही पकोड़े आते हैं डिनर के बाद। तो हो सकते हैं 2 घंटे बाद। कुछ लोगों का जो अफ्तारी होती है बस वही डिनर होता है, वो उसके बाद सहरी में खाते हैं, उस दौरान वो कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं। हाँ, उसमें भी यही होता है ना कि लोग, अगर वो लोग इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि वो अपना डिनर ही अफ्तारी में ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो अफ्तारी में जो सारे स्नैक्स अलग कर रहे होते हैं, फिर उनका खाना अलग चल रहा होता है। नहीं, वो नहीं, आप अफ्तारी के टाइम पे डिनर करें, किसी और तरफ चल रही होती है एक्चुअली, तो
तो अपनी ज़िंदगी को सीधे सिराते मुस्तकीम पर चलाइए। सीधा रास्ता ये है कि सादा ग़ज़ा, सहरी के टाइम भी कोशिशें करें कि आप हेल्दी फूड लें, अफ्तारी के टाइम भी रोज़े को फ़र्ज समझते हैं, पकोड़े फ़र्ज बिल्कुल नहीं है, इसी पर आपने स्टेप बाय स्टेप खाना खाएं, एकदम से बिल्कुल ना खाएं। आपने अफ्तारी की बजाय आपने वहाँ पे डिनर किया, उसके बाद आपने स्नैक उस पे किया, लेट टाइम में जैसे कि आप पूरा दिन आपका तरावी से पहले बाद में हल्के से स्नैक्स खा लें। एग्जैक्टली, आप फ्रूट चाट को जिस टाइम अफ्तारी में आप खा रहे होते हैं और खुद को ब्लॉटिंग फिर आपको हो जाती है, उसके बाद आप उसी फ्रूट चाट को आप एज अ स्वीट डिश खा लें। बिल्कुल सही है। एंड अगेन कनेक्ट विद योर बॉडी। आपको आपका मैदा आपको खुद भी बता देता है, आपकी बॉडी आपको खुद भी बता देती है क्या चीज़ है जो आपके लिए सही हो रही है, इस पर क्या चीज़ें गलत नहीं हो रही है। एक बात और भी है ना, घर में अम्मी पर, बहन पर, भाभी पर, बीवी पर जो खातून जिसकी जिम्मेदारी आपने लगाई हुई है या समझा है कि जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है, हालांकि उसकी सिर्फ नहीं है, उस पर रहम करें। वो पकौड़े तलने पे ना लगाएं, उसको फ्रूट चाट बनाने पे ना लगाएं, फ्रूट वैसे खा लें। उन्होंने भी रखा हुआ होता है, हेल्प जरूर करें। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। अब हमारे साथ दो ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने अमेरिका में हार्वर्ड नेशनल MUN कंपटीशन जीतकर तारीख रकम कर दी है। लम्स यूनिवर्सिटी के 7 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल इस टीम ने खारजा पॉलिसी पर पॉलिसी पेपर्स लिखने और डिबेटिंग के मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की। इस इवेंट में दुनिया भर से तकरीबन 1800 स्टूडेंट्स शरीक हुए थे, जिसमें प्रिंसटन भी है, येल भी है, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स शामिल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पाकिस्तानी टीम का मुकाबला नहीं कर सका। और ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ कि बेस्ट स्मॉल डेलीगेशन ट्रॉफी जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन चुकी है। और इस टीम के 2 मेंबर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, लाइबा और सबीन ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दोनों का। लाइबा, पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये जो हार्वर्ड नेशनल MUN कंपटीशन है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री, ये क्या है कंपटीशन? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे, वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। So the Harvard National Model UN Conference is one of the oldest and most prestigious Model UN conferences in the world. ये basically असली United Nations का आईना होता है, जिसमें हम सबको एक country मिलती है। We were representing Portugal और हम उसकी policy different topics के ऊपर जाके represent करते हैं, debate करते हैं, politics होती है, and there's obviously at the end there's a draft resolution, that's a paper with all the countries' policies consolidated on it, तो वो pass करना होता है। So this is basically the gist of what we do. And again, आपने खुद मेंशन किया है कि इसमें दुनिया के बहुत सारे मुल्क, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज शुमार होती हैं, they're all there, and yeah, it's one of the biggest events to look forward to in the year as a team. Okay. और सबीन, ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे में प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। कितना प्रेशर था और कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए? जी, तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर गोज हैंड इन हैंड। प्रेशर इस हिसाब से होता है कि नॉट ओनली आर वी रिप्रेजेंटिंग जो हमारी लम्स की अपनी MUN सोसाइटी है, लूमन, पर उससे बढ़ के हम अपने इंस्टीट्यूशन और सबसे इंपॉर्टेंटली हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बिकॉज जब हम वहाँ जाते हैं हार्वर्ड पे, तो हम ये नहीं कहते हम लम्स की टीम, हम कहते हम पाकिस्तान की टीम है। तो इसलिए हम अगर विन करें या लूज करें, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह हम वहाँ पे ऐड करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं, वो हमें पता है कि हम पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बन के गए हैं। और प्रेशर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ पे ये बात है कि आपको पता है कि काफ़ी नेगेटिव कॉनिटेशन अटैच होता है पाकिस्तान से। वहाँ भी जाके भी मेरी कमेटी में नीदरलैंड, साउथ अमेरिकन, बहुत डिफरेंट ममालिक की टीम्स थी और उनको काफ़ी अजीब बात लगती थी जब मैं उनको बताती थी कि पाकिस्तान में पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली काफ़ी ट्रैक्शन गेन कर चुकी है और लम्स जैसे इंस्टीट्यूशन उसको काफ़ी उस टैलेंट को होन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उस नेगेटिव कॉनिटेशन को, उस उनकी जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है उसको तोड़ने का और एक बेटर परसेप्शन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ज़रूर फॉल करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय विनिंग ट्वाइस इन अ रो, जी माशाल्लाह। लाइबा, माशाल्लाह। अच्छा लाइबा, एक ऐसा मुल्क जिसमें आप रहे ना हो, जिसके बारे में जानते ना हो, उस मुल्क की खारजा पॉलिसी पर काम करना, ज़ाहिर है ये एक बड़ा चैलेंज है कि उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना आपके लिए बड़ा ज़रूरी, और फिर खारजा पॉलिसी बनाना। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, और क्या उन तमाम पार्टिसिपेंट्स में किसी के पास पाकिस्तान का मुल्क भी था, किसी और मुल्क से आया हुआ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात कर रहा हो? वाज दैट द केस? जी, सो वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज ये सवाल हमसे जनरली भी पूछते हैं व्हेन वी आर ट्रेनिंग पीपल। सो एज ह्यूमन सोसाइटी हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी होती हैं। अभी हमारा
event हुआ था Lumen Orator. This is something we teach. So when you get a random country, आपको expect नहीं करता है आपसे कोई भी कि you would know कि उसकी policy क्या है या उसकी economy कैसी है, where it's situated. All of these things you have to research. So हम पहले start करते हैं basic country profile बनाते हैं कि उनकी history क्या है, उनकी economy, उनकी language, उनका culture. And then we start to research specific to our topic. So my topic was reproductive female health in sub-Saharan Africa. तो उसके ऊपर मैंने उससे oriented उनकी policies पढ़ी थी, उनकी statements पढ़ी थी, उनके ambassadors की UN presence, voting practices पढ़ते हो आप, उससे आपको idea होता है कि what are they likely to say in different situations. और रही बात जो पाकिस्तान की representation की, तो वहाँ पे हर कमिटी के अंदर different लोग थे जो पाकिस्तान को represent कर रहे थे. मेरी कमिटी में there were these two women who were white and they were from Boston University. And when I met them, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ. तो वो बहुत सरप्राइज थी, वो मुझे बोलती कि हम जो भी बोलेंगे उसका फैक्ट चेक आप कर लेना, बता देना if it's right or not. And oftentimes in committee उनके perspectives काफी tainted थे. Like उनको इतनी info नहीं थी या because of the sort of biased media that people are likely to read, उससे उनके perspectives are very very different from how we would have presented our policy. आपने उनके 14 तबक रोशन किए फिर? काफी ज्यादा हमारी इनफैक्ट एक कल्चर नाइट भी होती है, इट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल नाइट, और वहाँ पे वी हैड अ पाकिस्तान स्टॉल, वी हैड द फ्लैग, वी हैड बैंगल्स, मेहंदी, वी वर टॉक टू देम अबाउट पाकिस्तान. हार्वर्ड की अपनी फैकल्टी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन टीम भी आई थी एंड दे टुक पिक्चर्स, वे ऑन देयर पेज. सो उस तरह से भी हम रिप्रेजेंटेशन थोड़ा पॉजिटिव साइड पे लेके जाने की अपना कल्चर दिखाना कि ये एक बड़ी बात होती है. अच्छा, नेशनल सॉफ्ट इमेज ऑब्वियसली. अच्छा, अब नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो एमयूएम में काफ़ी यूथ जो है हमारी पार्टिसिपेट कर रही होती है, और आपकी भी एक प्रैक्टिस थी, उसके बाद जाकर आप इंटरनेशनल लेवल पे आपने जाकर प्रेजेंट किया पाकिस्तान को. कितना ज़रूरी होता है एमयूएन में पार्टिसिपेट करना कि हर यूनिवर्सिटी इसको ऑर्गेनाइज भी करे और फिर स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट भी करें? वैसे जनरली तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है. इट टीचेस यू लॉट ऑफ एसेंशियल लाइफ स्किल्स सच एज कॉन्फिडेंस. अपनी जो भी आपकी ओपिनियन है उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट करें कि लोग आपकी बात सुने. लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आई थिंक ये बहुत इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप देखें कि आपका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है या आपका सोशल डिस्कोर्स है वो ऑलरेडी बहुत टेंटेड है, बहुत बायसेस उसमें आते हैं और बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. तो हमें बहुत ज़रूरत है कि एज पाकिस्तानी नॉट ओनली कि हम आवाज़ उठाएं अगर हमें किसी भी तरह की इंजस्टिस नज़र आती है, लेकिन उस आवाज़ उठाने का अंदाज और तरीका इस तरह का होना चाहिए कि वो एक एक्चुअली इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. और जो पब्लिक स्पीकिंग है उसमें अगर आप पॉलिटिकल और सोशल स्फेयर, उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जॉब इंटरव्यू देना है, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है इन अ बिजनेस एटमोसफियर, इन इवन अगर हम जब स्कूल में अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे होते हैं या अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर से भी बात कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही होती है, आप किस अंदाज में बोलते हैं. तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं दी जाती. बट पब्लिक स्पीकिंग इज ऑफ कोर्स अ ग्रेट वे टू शार्पन ऑल ऑफ दीज स्किल्स. ग्रेट, चले बहुत शुक्रिया. सबीन और लाइबा साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी. सबसे आगे में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए. आज हमारे साथ एक ऐसे स्क्वॉश प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स में मेड भी नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन उन्होंने ज़ाहिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. और इसके साथ साथ वो बलूचिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल कायम करना चाहते हैं जहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज हो सके. स्क्वॉश प्लेयर हैं अब्दुल मालिक और इस वक्त वो अमेरिका में तालीम के साथ साथ स्क्वॉश की तरबियत हासिल करें. स्क्वॉश की प्रैक्टिस उनकी जारी है और जब वो 10 साल के थे तब से वो स्क्वॉश खेल रहे हैं और अब तक कई इवेंट्स में पाकिस्तान की, जैसे मैंने बताया, कि नुमाइंदगी कर चुके हैं. और 2017 एशियन जूनियर चैंपियनशिप कांसे का तमगा जीता और उसी साल वर्ल्ड जूनियर प्लेट गोल्ड मेडलिस्ट वो बने थे और अगले साल पाकिस्तान के नंबर 1 जूनियर खिलाड़ी बनने का एजाज़ उनको हासिल है. तो आज अब्दुल मालिक खान साथ मौजूद है. अब्दुल मालिक, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. मालिक, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि किस तरह से तालीम और स्क्वॉश इसको मैनेज करते हैं. प्रैक्टिस आपने स्क्वॉश ही करनी है, ज़ाहिर है स्टडी सेल्फ बड़ी टफ होती है, तो हाउ डू यू मेक अ बैलेंस इन दैट? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे शो में इनवाइट किया, और जो लोग मुझे आज देख रहे हैं उन सबको सलाम देना चाहूँगा. तो स्क्वॉश ऐसे था कि जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब मुझे बचपन से स्क्वॉश छोड़ लेकर जाते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर अच्छा पढ़ाई में रिजल्ट लाओगे तो तभी स्क्वॉश खेलने की इजाज़त मिलेगी. तो मुझे अपनी लाइफ इस तरह से डिज़ाइन करनी पड़ी कि या तो मैं स्क्वॉश खेलता था या मैं पढ़ाई करता था, और जो दूसरा दोस्तों वगैरह का टाइम था उससे थोड़ा सा मुझे बैक ऑफ करना पड़ा. लेकिन
उस वक्त से अब तक इसी तरह चल रहा है। मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ और स्क्वॉश भी साथ साथ। जबरदस्त, ज़ाहिर है इस तरह से आप बैलेंस करने की कोशिश करें। अच्छा अब्दुल मालिक, इसके साथ साथ ज़ाहिर है कैंसर हॉस्पिटल बनाने का एक ख्वाब आपने देखा है, अब इसके बारे में किस तरह से इसको तकमील तक पहुँचाएंगे, किस तरह से आपने इसकी स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से इसको बनाएंगे? कैसे ख्याल है मुझे हॉस्पिटल बनाने का, आपने शायद में कई दफ़ा देखा हो कि कोयटा में कई दफ़ा ऐसे होता है कि गलत दवाई की वजह से, गलत इंजेक्शन की वजह से किसी जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। और उसके अलावा जो कोयटा से कराची जाने वाली रोड है या लाहौर जाने वाली रोड है, काफ़ी मतलब हमेशा वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। तो जो बेचारे पेशेंट पहले ही फैसिलिटीज़ के मारे होते हैं, उसके अलावा जब वो मूव करते हैं दूसरे शहर के लिए वो भी काफ़ी रिस्की होता है। तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँ और उसका नाम अल्लाह ताला के एक नामों से रखूं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ही इसे बनाने में मेरी मदद करेगा। मेरा काम था कि ख्वाब देखूं, इंशाल्लाह अल्लाह आपके ख्वाब जरूर पूरा करेगा। अब्दुल मालिक, और इसमें फंडिंग को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आपकी, फंडिंग कैसे होगी इसकी? तो स्ट्रेटजी ऐसी है कि मैंने इस काम को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला स्टेप ये है कि मुझे ज़मीन मिले, और फिर दूसरा स्टेप ये है कि मैं डोनेशन कैंपेन्स रन करूं, और फिर तीसरा स्टेप ये है कि इसकी ऑपरेशन इस तरह से डिज़ाइन करूं कि सस्टेनेबल हो, कि हॉस्पिटल से ही हॉस्पिटल चलाने की इनकम आ रही हो, और बाकी जो दवाइयों की और जो दूसरी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस है उसके लिए डोनेशन जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो हॉस्पिटल को किसी तरह मिल रही हो। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता हूँ और वॉल स्ट्रीट से कनेक्ट होना चाहता हूँ। अगर आपको पता हो तो वॉल स्ट्रीट जो है वो दुनिया की जो सबसे अमीर तरीन जगह है, मतलब जितने ही बड़े बड़े इन्वेस्टर और फाइनेंस के जो लोग होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊँ किसी तरह तो मेरे लिए काफ़ी आसान होगा अपने हॉस्पिटल के डोनेशन कलेक्ट करना। चले अल्लाह आपको हिम्मत दे और इसी तरह से आपका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके ताकि पाकिस्तान में एक चेंज आ सके, बिकॉज जिसकी बहुत ज़रूरत भी है। अच्छा अब्दुल मालिक, अगर हम स्क्वॉश के हवाले से बात करें तो इस वक्त किन किन इवेंट्स की तैयारियां कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? स्क्वॉश की बेसिकली मैं अभी फिलहाल ट्रेनिंग कर रहा हूँ डेविड पाल्मर से। वो खुद फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के हेड कोच भी है। और रिसेंटली भी मैंने एक टूर्नामेंट खेला था वाशिंगटन डीसी में जिसमें मैंने सेमीफाइनल खेला। उससे पहले एक टूर्नामेंट खेला था उसमें भी मैंने फाइनल खेला। और अभी एग्जाम्स की वजह से मैंने किसी टूर्नामेंट में भी अपना नाम नहीं डाला, लेकिन अप्रैल में जैसे मैं अपने एग्जाम से फारिग होऊंगा मैं 3 टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, एक रॉचेस्टर में और एक सेंट लुइस में। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश यही होगी कि मैं दोनों टूर्नामेंटों में अच्छे से ओके। और आइडियल कौन है स्क्वॉश में आपका? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो स्क्वॉश आइडियल प्लेयर है वो जो है वो जांशिर खान है। और पाकिस्तान के सारे प्लेयर बेसिकली आइडियल है मेरे, जांशिर खान, जहांगीर खान, कमर जमान साहब और हाशिम खान साहब। और जो सबसे ज्यादा आइडियल है वो हाशिम खान सर है, क्योंकि उन्हीं से शुरू होते हैं जितने भी लेजेंड्स हैं हमारे, वो सबसे पहले। ठीक है अब्दुल मालिक, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात करेंगे रमजान और हम में। अल्लाह हाफिज।